अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल हिसारे इश्कम आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। बाबर बलोच की हवेली में नाश्ते की तैयारियां ऐसे हो रही थी जैसे किसी बारात का खाना बनाना हो। बाबर बलोच की बड़ी बहू तस्नीम बेगम नौकरों को हदायतें कर रही थीं, जबकि छोटी बहू तबस्सुम बेगम सब घर वालों को उठाने में लगी हुई थीं। घर में कुल अफराद तकरीबन 10 थे, लेकिन खाना 11 बंदों का बनता था। वो इसलिए कि इन सब की लाडली और चहीती बेटी जरताशा 2 बंदों के बराबर का खाना खा जाती थी। जरताशा इन खुशकिस्मत लड़कियों में से थी जो जितना भी खा लें मोटी नहीं होती। तबस्सुम बेगम ने सब घर वालों को उठाया। बाबर साहब पहले ही जाग चुके थे। सिर्फ जरताशा अपने कमरे में पड़ी सो रही थी, क्योंकि उसको जगाना उनके बस की बात नहीं थी। उसको जगाने का काम सिर्फ मोमना ही कर सकती थी। जरताशा का कमरा हवेली की दूसरी मंजिल पर था। मोमना सीढ़ियां चढ़ती उसके कमरे तक गई। आज भी वो उसे जगाने के लिए उसके सर पर खड़ी थी। उठ जाओ जरताशा। मोमना ने उसके मुंह से कंबल हटाया। सब नाश्ते की मेज़ पर जमा होंगे, तुम्हारा नाश्ता नहीं बचेगा फिर। खाने के नाम पर जरताशा आंखें मलते उठी। किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी जाने जिगर का हाथ लगाए? जरताशा ने बेड से नीचे उतरते हुए कहा। कौन तेरा जाने जिगर? मोमना ने हैरानी से पूछा। अरे मेरा खाना और कौन? जरताशा ने बेनियाजी से जवाब दिया और फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गई। नीचे आ जाना फिर। मोमना उसको आवाज़ लगाते उठकर नीचे आ गई। बाबर बलोच की 3 औलादें थीं। बड़ा बेटा करामत बलोच और उनसे छोटा बेटा साबिर बलोच और सबसे छोटा नादिर बलोच। करामत बलोच की शादी उनके इलाके की एक लड़की तस्नीम से हुई थी। अल्लाह ने उनको 2 बेटों से नवाजा था, बड़ा बेटा मुस्तफ़ा बलोच और छोटा बेटा हारिस बलोच। लेकिन किस्मत को जो मंजूर, हारिस की पैदाइश के कुछ साल बाद ही करामत बलोच का इंतकाल हो गया। तस्नीम को उसका गहरा सदमा लगा, लेकिन अपने बेटों के लिए उसने खुद को संभाला और अपनी सारी उम्र उनकी तरबियत में सर्व कर दी। साबिर बलोच की शादी तबस्सुम बेगम से हुई थी। अल्लाह ने उनको एक बेटी दी थी जिसका नाम उन्होंने मोमना रखा। और सबसे छोटे बेटे नादिर बलोच की शादी फ़िज़ा बेगम से हुई थी और उनको भी अल्लाह ने एक प्यारी सी बेटी दी थी जिसका नाम उन्होंने जरताशा रखा। जरताशा बचपन से ही सबकी आंखों का तारा थी। वो एक हंसमुख तबीयत की मालिक थी। वैसे तो सभी उसके लिए अहम थे, लेकिन उसका जाने जिगर तो उसका खाना ही था। सब नाश्ते की मेज़ पर बैठे थे। जरताशा अभी नहीं आई थी। एक खुशखबरी देनी थी तुम लोगों को मैंने, बाबर साहब ने सबको मुखातिब करते हुए कहा। सब उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। मुस्तफ़ा की कॉल आई थी, छुट्टी मिल गई है उसको, उन्होंने खुश होते हुए कहा। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। सबसे ज़्यादा खुश तस्नीम बेगम थी। आज इतने सालों के बाद उनका बेटा जो आ रहा था। मुस्तफ़ा को तो उन्होंने मैट्रिक के बाद ही कराची भेज दिया था। उसने आगे की पढ़ाई वहीं मुकम्मल की और अब वहीं जॉब करता था। अभी सब इसी बारे में चहमगोइयाँ कर रहे थे कि जरताशा खाने की टेबल पर मोमना के साथ आकर बैठ गई। मोमना ने अपने नाश्ते को अपनी तरफ से सरका लिया। नहीं खा रही तुम्हारा नाश्ता, मेरा अपना है। जरताशा ने टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर कहा था। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, अपना भी खा जाओ और दूसरों का भी। मोमना ने टोंट मारी। दादा जान देखे ना। जरताशा से जब कोई जवाब ना बन पड़ा तो उसने दादा का सहारा लिया। अरे भाई तंग ना करो मेरी पोती को। दादा उसकी हमायत में बोले। तंग नहीं करते इसलिए तो ये हाल है। मोमना ने जरताशा की तरफ देखकर कहा था। तुम तो मेरे खाने से जल्दी रहना और अपना छुपा कर बैठी रहना। जरताशा ने उसके खाने की तरफ झांकते हुए कहा। मोमना ने खाने पर हाथ रख लिया था। सब उनकी मीठी नोक झोंक को देखकर मुस्कुरा दिए। जरताशा हवेली से बाहर जा रही थी। हारिस की आवाज़ पर मुड़ी। जरताशा बात सुनो। वो भागता हुआ उसके पास आ रहा था। हाँ बोलो। जरताशा अपनी ही धुन में बोली थी। कहाँ जा रही हो? बस यही पूछना था। जरताशा ने अजीब सा मुंह बनाया था। हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे साथ चलता हूँ। अकेला जाना ठीक नहीं है ना हारिस? मैं बच्ची नहीं हूँ और मैं बस पास में ही अपनी बकरी के बच्चे को घुमाने लेकर जा रही हूँ। जरताशा ने ऐसे खुश होकर कहा जैसे वो बकरी का नहीं उसका अपना बच्चा हो। अच्छा तो मैं। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि मोमना वहाँ टपक पड़ी। हारिस की बात अधूरी रह गई। जरताशा तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें पूरी हवेली में ढूंढती फिर रही हूँ। अब तुम्हें कौन सा काम पड़ गया मुझसे? जरताशा उनकी बातों से तंग आ चुकी थी और बस जान छुड़वाना चाह रही थी। आज मुस्तफ़ा भाई आ रहे हैं ना, तो दादा जान ने उनकी पसंद का खाना बनाने को कहा है। उसके लिए बाजार जाना था, तुम चलोगी मेरे साथ? मोमना अपनी बात पूरी करके जवाब तलब नज़रों से उसे देखने लगी। मैं नहीं यार, मैं नहीं आती। और ये कौन है तुम्हारे मुस्तफ़ा भाई? मुझे तो याद नहीं पड़ते। जरताशा ने अपने माथे की एक साइड पर उंगली रखकर सोचने वाले अंदाज में कहा। याद होंगे तुम्हें भी, बस शक्ल बदल गई होगी उनके इतने सालों बाद जो देखेंगे। उसकी बात पर जरताशा ने एक अबरू उठाकर उसकी तरफ देखा था। अच्छा तुम ऐसा करो, हारिस को ले जाओ, मैं तो नहीं आ सकती, उसने जान छुड़वाते मशवरा दिया। जरताशा की बात पर मोमना ने हारिस की तरफ देखा था। सही है, आ जाऊँगा। मजबूरन उसको भी कहना पड़ा, वरना वो तो जरताशा के साथ जाने का इरादा रखता था।
लो तुम्हारा मसला हल हो गया, अब मैं जा रही हूँ। जरताशा ये कहते बाहर निकल गई। मोमना हारिस की तरफ देखने लगी। उसके चेहरे के तासरात से साफ पता चल रहा था कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहता। अच्छा मैं अभी आती हूँ, फिर चलते हैं। मोमना उसके तासरात को इग्नोर करते कमरे की तरफ चल पड़ी। जरताशा अपनी बकरी के बच्चे को हवेली से बाहर खिलाने ले आई थी। वो अक्सर उसके अपने साथ ही ले आती थी और बच्चों की तरह उसके साथ खेलती। अभी भी वो बकरी के बच्चे को उठाए सहला रही थी। अचानक वो उसके हाथ से निकला और वहाँ से भागने लगा। अरे कहाँ जा रहे हो? जरताशा उसको पकड़ने उसके पीछे भागी। वो सफ़ेद रंग का जोड़ा पहने, एक हाथ की उंगलियों में 2 अंगूठियाँ पहने, दूसरे हाथ की कलाई पर घड़ी बांधे एक हाथ से कार ड्राइव कर रहा था, जबकि दूसरे हाथ उसका मोबाइल पर टाइपिंग करने में मसरूफ़ था। कराची में तो वो अपनी मर्ज़ी की ड्रेसिंग करता था, लेकिन कोयटा में तो उसे अपने दादा के हिसाब से रहना था। अभी वो टाइपिंग कर ही रहा था कि उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसने कॉल पिक की और मोबाइल कान से लगाया। फ़ोन से एक नस्वानी आवाज़ उभरी। मुस्तफ़ा ये क्या तरीका है? तुम बताए बगैर ही निकल गए, मिलकर भी नहीं गए। ऐसे कोई करता है अपने दोस्तों के साथ? तुम्हें पता है शानी कितने गुस्से में है। मुस्तफ़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। ये भी तो सरप्राइज़ है और मैं तुम लोगों को सरप्राइज़ देना चाहता था। अभी वो यही बातें कर रहा था कि एक बकरी का बच्चा उसकी गाड़ी के सामने आया। उसने झट से ब्रेक लगाई थी और उसके पीछे जरताशा भी भागती हुई आ रही थी। मेरा बकरी का बच्चा, भागे क्यों थे? जरताशा प्यार से उसे उठाकर सहलाने लगी। वो उसे ऐसे बात करी थी जैसे वो उसकी बात सुन रहा हो। मुस्तफ़ा ने उसे देखकर कॉल काटी और माथे पर बल लिए कार से बाहर आया। आपका दिमाग ख़राब है क्या? बकरी को सड़क पर लिए घूम रही हैं? वो अब उसके सामने खड़ा था। जरताशा ने बकरी के बच्चे से नज़र हटाकर उसकी तरफ देखा। उसे ये चेहरा देखा देखा लगा, लेकिन उसने इग्नोर किया। ओ मिस्टर, तुम्हारी गाड़ी मेरी बकरी के सामने आई है। ये पहले भी तो यहीं घूमती रहती है, कभी किसी गाड़ी के नीचे नहीं आई। आपकी गाड़ी ही मनहूस है। जरताशा उसे अच्छी खासी सुनाकर फिर से बकरी के बच्चे की तरफ मुतवज्जो हो गई। मुस्तफ़ा आंखें फाड़े उसे देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हैं, खाएंगे क्या? जरताशा भी चुप रहने वालों में से नहीं थी, उसकी नज़रों का भी जवाब दे रही थी। पागल औरत। मुस्तफ़ा ने बस इतना कहा और दांत पीसते हुए कार में जाकर बैठ गया। जरताशा मुंह खोले उसे देखने लगी। अभी वो कुछ कहने ही वाली थी कि उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। जरताशा जल्दी से पीछे हुई और वो गाड़ी उसके सामने से भगा ले गया। जरताशा गुस्से से उसकी गाड़ी को घूरने लगी। मोमना और हारिस बाजार से आ रहे थे। मोमना सामान किचन की तरफ ले जाने लगी। हारिस भी उसकी हेल्प करने लगा। दादा जान वहीं सोफे पर बैठे अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे। तस्नीम बेगम घर की सफाई करवाने में मसरूफ़ थीं, जबकि तबस्सुम बेगम किचन में अपना काम सर अंजाम दे रही थीं। मोमना और हारिस ने सामान किचन में रखा और दादा जान के पास आकर बैठ गए। दादा जान, मुस्तफ़ा भाई कब आएंगे? मोमना ने इश्तियाक से पूछा। मुस्तफ़ा अब कैसा दिखता होगा ये तो उसे भी नहीं पता था, बस उसे देखने का शौक़ चढ़ा हुआ था। कहा तो उसने शाम का था, शाम तक आ जाएगा। दादा जान ने अखबार साइड पर रखी और इन दोनों की तरफ मुतवज्जो हुए। तुम लोग बताओ, कुछ प्लान किया है? दादा जान ने दोनों को देखते हुए कहा। वो भी अब बच्चों के साथ बच्चा बन रहे थे। किस बारे में? हारिस ने ताज्जुब से इन्हें देखते पूछा। मोमना भी उनकी तरफ देखने लगी। मुस्तफ़ा जो आ रहा है वो भी इतने सालों बाद, तो उसके साथ कहीं घूमने फिरने का नहीं सोचा? दादा जान ने उनको ऐसे यकीन दहानी करानी चाहिए जैसे वो बहुत बड़ी बात भूल चुके हों। जी दादा जान, मैंने सोचा है। मोमना फ़ौरन जोश से बोली। मैंने सोचा हम शहर का कोई पार्क नहीं छोड़ेंगे, सारी पार्क्स में घूमेंगे, कितना मज़ा आएगा। मोमना खुश होते हुए बोली। तुम तो चुप ही रहो, पार्क से आगे का सोच ही नहीं सकती तुम। हारिस ने बुरा सा मुंह बनाकर मोमना के इरादों पर पानी फेरते कहा। मोमना अजीब नज़रों से उसे देखने लगी, इससे पहले कि वो दादाजी को शिकायत लगाती। हारिस झट से बोल पड़ा। आप इसको छोड़ें दादा जान, मैंने बहुत अच्छा आइडिया सोचा है। हम शहर के सारे रेस्टोरेंट में बारी बारी जाकर खाना खाएंगे। कैसा है आइडिया? अब ये चुड़ैल कहेगी कि मैंने इसको कॉपी किया है। हारिस ने बगैर दादा जान को देखते हुए कहा। क्या क्या कहा तुमने? अपनी शक्ल देखी है, जिन जैसी। आए बड़े मुझे चुड़ैल कहने वाले। मोमना चुड़ैल कहने पर चिढ़कर बोली। अपने आइडिया ख़राब होने का ख्याल वो खुद ही भूल गई थी। सिर्फ जिन में तो द्यो हुए द्यो। हारिस दोनों हाथों के नाखून सामने करके डराने वाले अंदाज में बोला। तुम लोग ऐसा कर लो, लड़ लो, आइडिया मैं सोच लेता हूँ। दादा जान जो कब से इनकी गुफ्तगू में आइडिया का वेट कर रहे थे, इन दोनों को लड़ता देख बोले। दोनों अपनी लड़ाई छोड़कर उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। दादा जान, आप देख रहे हैं ये चुड़ैल कब से आपके पोते से लड़ाई जा रही है। हारिस ने मासूम सी सूरत बनाकर कहा, जैसे वो कुछ कह ही ना रहा हो। हाँ बिल्कुल, और मैं अपने जिन पोते को भी देख रहा हूँ। दादा जान की बात पर मोमना और दादा जान एक साथ हंसे थे। हारिस ने इन दोनों को देखकर मुंह खोलकर हैरानी से इन्हें देखने लगा। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि तस्नीम बेगम, हारिस की अम्मी, वहाँ आईं। अम्मी देखें ना, सब मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। हारिस इन्हें देखकर बच्चा बनते बोला था। अरे भाई, कौन बोल रहा है मेरे बेटे के खिलाफ? तस्नीम बेगम ने सोफे पे बैठते हुए कहा। ये दोनों दादा पोती मिल गए हैं और मेरे खिलाफ हो गए हैं। हारिस ने हानिया की तरफ देखते हुए कहा, जो मुसलसल मुंह बनाकर उसे चिढ़ाई जा रही थी, और हारिस उससे चिढ़ भी रहा था। ये तो सही नहीं है, दोनों दादा पोती मिल गए हैं और मेरे बेटे को अकेला छोड़ दिया। तस्नीम बेगम ने हारिस की साइड लेते हुए कहा। आप जो हैं इनके साथ तो दादा मेरे साथ। मोमना प्यार से दादा जान का एक बाजू पकड़ते हुए बोली थी। भाई
दादा तो हमेशा अपने पोतियों का है, पोते अपना पलड़ा खुद भारी करें। दादा जान ने हाथ खड़े करके मोमना की साइड ली। हारिस ने बुरा सा मुंह बना लिया और मोमना उसे चिढ़ाने लगी। वो दोनों बेशक अब बड़े हो गए थे, लेकिन एक ही घर में रहने की वजह से बचपन की नोक झोंक अभी भी जारी रहती थी। यही तो इस हवेली की रौनक बनाए रखते थे और घर वाले इन्हें देख देख कर जीते थे। अभी इन लोगों में बातें जारी थी कि मुस्तफ़ा हवेली के अंदर दाखिल हुआ। वो सब लोग सामने ही बैठे थे। सरप्राइज! मुस्तफ़ा इन सबको देखकर जोश से बोला था और सबने एक साथ उनकी तरफ देखा था। अरे मेरा बच्चा, आगे तुम! दादा जान ने दोनों बाजू फैलाकर मुस्तफ़ा उनके गले लग गया था। मोमना, तस्नीम बेगम और हारिस भी खुश होकर उठ खड़े हुए थे। दादा जान के बाद मुस्तफ़ा बेगम से मिला था और फिर हारिस के गले लगा था। इन सब से मिलने के बाद वो सवालिया नज़रों से मोमना की तरफ देखने लगा। ज़रताशा या मोमना? मोमना है ये, ज़रताशा तो कहीं बाहर गई है, अभी आती होगी, तस्नीम बेगम ने उसका तारुफ कराते कहा। मोमना बड़े जोश से मुस्तफ़ा को मिली थी। आवाज़ सुनकर घर के दूसरे बड़े भी वहाँ आ चुके थे। मुस्तफ़ा बारी बारी सबसे मिला और इन सबसे दुआएं लेता गया। जब मुस्तफ़ा सबसे मिल चुका तो तस्नीम बेगम प्यार से उसकी तरफ देखकर बोली, जाओ बेटा, ऊपर तुम्हारा कमरा तैयार कर दिया गया है, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर उनको देखकर अस्बात में सर हिलाया और अपना बैग उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर चला गया। घर की ख़वातीन किचन की तरफ चल पड़ी और मर्द अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। वहाँ अब मोमना और हारिस खड़े थे। मुस्तफ़ा जैसे ऊपर गया, दूसरी तरफ से ज़रताशा हवेली में दाखिल हुई। ज़रताशा, कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है मुस्तफ़ा भाई आ गए हैं। उसे देखकर मोमना उसकी तरफ बढ़ी थी। अच्छा, कहाँ हैं वो? ज़रताशा ने आसपास देखते हुए पूछा। वो अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए गए हैं, इस बार हारिस बोला और वो भी उनके साथ आकर खड़ा हो गया था। हाँ यार, इतने प्यारे हो गए हैं ना वो, ऐसी डैशिंग पर्सनैलिटी के तुम देखती रह जाओगी। मोमना ने दोनों हाथ हिलाकर ऐसे अंदाज में बोला जैसे मुस्तफ़ा से खूबसूरत और कोई नहीं। साथ साथ वो हारिस की तरफ भी देख रही थी। असल में तो वो उसे चिढ़ा रही थी। हारिस ने उसकी बात का कोई ख़ास रिएक्शन ना दिया। मोमना ने मुँह ही मोड़ लिया। मैं भी चेंज करके आती हूँ, बकरियों के साथ सारे कपड़े ही गंदे हो गए। ज़रताशा अपने कपड़ों की तरफ देखते हुए बोली और फिर इन दोनों की तरफ देखा। हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं ज़रा किचन में हेल्प करवा दूँ। मोमना ने उसको जाने को कहा और ख़ुद किचन की तरफ चली गई। ज़रताशा सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर की तरफ जाने लगी। ज़रताशा, हारिस की आवाज़ पर उसने मुड़कर सवालिया नज़रों से उसे देखा और अबरू ऊपर किए। वही सूट पहनना जो मैंने ईद पर तुम्हारे लिए पसंद किया था। हारिस अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और फिर हाथ पीछे ले जाकर अपना सर खुजाने लगा। ज़रताशा से देखकर मुस्कुराई। ठीक है, वो मुस्कुराकर उसे कहते अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा ऊपर आया तो उसे सामने दो कमरे नजर आए। इन दो कमरों के आगे एक गैलरी नुमा जगह थी, फिर उसके बाद सीढ़ियाँ थीं जो तीसरी मंजिल छत की तरफ जाती थीं। मुस्तफ़ा कभी एक कमरे की तरफ दरवाजे की तरफ देखता तो कभी दूसरे की तरफ। आखिर खुद से ही फैसला करके वो एक कमरे में चला गया। कमरे में आकर उसने अपना बैग ज़मीन पर रखा और कमरे का जायज़ा लेने लगा। कमरे के एक कोने में दीवार के साथ लगा बेड था जिस पर फूलों वाली चादर बिछी हुई थी और उसके साथ ही ड्रेसिंग था जिस पर मेकअप का हर सामान पड़ा हुआ था। दूसरे कोने में एक अलमारी खड़ी थी जिसके साथ हील वाली सैंडल रखी हुई थी। लगता है मैं गलत कमरे में आ गया हूँ। मुस्तफ़ा ये सोचता बैग उठाकर बाहर निकला और सामने आने वाली ज़रताशा से टकराया। एहे! ज़रताशा ने अपना सर पकड़कर उसकी तरफ देखा। मुस्तफ़ा ने उसकी तरफ देखा। तुम दोनों ने बैक वक्त कहा। तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए और तो और मेरे कमरे में भी घुस गए। ज़रताशा दीने फाड़े उसे खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कह रही थी, ओ मैडम, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारा पीछा करने की। और अजीब पागलो यार, मेरे घर में खड़े होकर मुझे ही बातें सुना रही हो। मुस्तफ़ा झुंझला कर बोला, तुम्हारा घर अब और कोई बात नहीं बनी तो अपने घर ही ले आए। तुम रुको, मैं दादा जान को बुलाती हूँ। ज़रताशा ने जाने के लिए कदम बढ़ाए थे कि तबस्सुम बेगम उसको पुकारते हुए वहाँ आईं। उन्होंने दोनों की तरफ देखकर कहा, ज़रताशा, मुस्तफ़ा, तुम लोग यहाँ क्या खड़े हो? एक दूसरे के नाम जानकर दोनों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा था। मुस्तफ़ा, बेटा तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुए? तबस्सुम बेगम मुस्तफ़ा को देखकर बोली। फ्रेश होने ही जा रहा था, गलती से इस बिन पतोड़ी के कमरे में घुस गया था। मुस्तफ़ा अभी भी ज़रताशा को छुड़ाने के मूड में था। चाची, ये हामुन जादूगर मेरी इजाज़त के बगैर मेरे कमरे में घुस गया। जब मैंने पूछा कि भाई कमरे में क्या काम था तुम्हें, तो उल्टा मुझे ही बातें सुनाने लगा। ज़रताशा ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए बड़ी ढिठाई से झूठ बोला। मुस्तफ़ा ने आंखें फाड़कर अजीब नज़रों से उसे देखा। उसे समझ आया वो क्या जवाब दे। मुस्तफ़ा, बेटा ये साथ वाला कमरा है तुम्हारा। तबस्सुम बेगम ने साथ वाले कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। जी आंटी। मुस्तफ़ा इन्हें मुस्कुराकर कहते खा जाने वाली नज़रों से ज़रताशा को देखते बैग उठाकर अपने कमरे में चला गया। ज़रताशा भी भवें उठाकर उसे छुड़ाई जा रही थी। मुस्तफ़ा के जाने के बाद तबस्सुम बेगम ज़रताशा की तरफ मुतवज्जो हुई। पहले तो मुस्तफ़ा शाम को आने वाला था, अब जल्दी आ गया तो बेटा अब खाना खाने के साथ साथ तुम्हें खाना पकाना भी होगा। किचन में आकर थोड़ी हेल्प करवाओ हमारी। आप फिक्र ही ना करें चाची, मैं बस कपड़े बदल कर अभी आई। ज़रताशा ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे किसी महाज पर जाना हो। तबस्सुम बेगम मुस्कुराकर उसे देखते चली गई। ज़रताशा अपने कमरे में आई और कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोली और हारिस के कहे हुए कपड़े ढूंढने लगी। कुछ देर के बाद उसे वो कपड़े मिल गए। ज़रताशा ने मुस्कुराकर इन कपड़ों को उठाया और अपने बाजू पर फैलाकर देखने लगी।
ये एक ऑरेंज कलर का शॉर्ट फ्रॉक था जिस पर मामूली सी कढ़ाई की हुई थी और शलवार बिल्कुल सादा थी। जरताशा ने वो जोड़ा अपने हाथों में लिया और चेंज करने वॉशरूम में चली गई। तबस्सुम बेगम, तस्नीम बेगम और फिज़ा बेगम किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ थीं। दादा जान की हिदायत पर आज वो सब कुछ बनना था जो मुस्तफ़ा को पसंद था। खाना बनाने वालियों को उन्होंने आज छुट्टी देकर शाम को आने को कहा था, लेकिन मुस्तफ़ा के जल्दी आने की वजह से तैयारियां भी जल्दी शुरू हो गई थी। मैं सोच रही हूँ इतनी मुश्किल से मुस्तफ़ा आया है, अब तो उसकी शादी करके ही भेजूंगी। तस्नीम बेगम खाना बनाते दोनों से मुखातिब ही, कर लेंगे शादी भी, इतनी भी क्या जल्दी है भाभी, अभी तो बेचारा आया है, फ़ौरन दूल्हा बना दें उसको। फिज़ा बेगम मुस्तफ़ा के हक़ में बोली थी। फिज़ा सही कह रही है भाभी, आज ही तो वो आया है, ज़रा घुल मिल ले, फिर शादी के बाद भी कर लेंगे। तबस्सुम बेगम ने भी फिज़ा बेगम की हाँ में हाँ मिलाई थी। कह दो तुम लोग भी ठीक रही हो, लेकिन मुझे ठटका लगा रहता है उसने वहीं कहीं लड़की ना पसंद कर ली हो। तस्नीम बेगम ने खदशा जाहिर किया। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी। अभी वो यही बातें कर रही थी कि जरताशा किचन में दाखिल हुई। मोमना कहाँ है? किचन में दाखिल होकर पहला सवाल उसने यही किया। वो चेंज करने गई है, तुम आओ इधर मेरे पास, मैं तुम्हें काम बताती हूँ। फिज़ा बेगम ने उसको अपने पास बुलाया और एक चम्मच उसको थमाया। ये चम्मच हिलाती रहना और सालन जलने लगे तो पानी डालती रहना। फिज़ा बेगम उसको हदायत देते हुए बोली। जरताशा ने उनके हाथ से चम्मच लिया और उसको सालन में ऐसे मारने लगी जैसे कोई हलवा बनाना हो। देखें अम्मी, सही कर रही हो ना? जरताशा ने फ़ख्र से फिज़ा बेगम को देखते हुए कहा। उसकी इस हरकत पर तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसी। जरताशा ताज्जुब से इन्हें देखने लगी। आप लोग हंस क्यों रही हैं? मैं सही नहीं कर रही क्या? मासूम सी सूरत बनाकर पूछा। बेटा चम्मच को ऐसा ऐसा हिलाओ, सालन बनाना है, हलवा नहीं, तस्नीम बेगम ने उसे समझाते हुए कहा। जरताशा ने अपने सर पर एक चिप्त मारी और ख़ुद को पागल कहती आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाने लगी। कुछ देर के बाद मोमना भी वहाँ आकर सबकी हेल्प करवाने लगी। खाना तैयार हो चुका था। मोमना और जरताशा खाना मेज़ पर लगा रही थीं। घर की बेगमात को उन्होंने थोड़ा फ्रेश होने भेज दिया था। इतने में दादा जान वहाँ आकर बैठ गए। अरे मेरी शेरनियाँ आज काम कर रही हैं, दादा जान ने दोनों को देखकर खुश होते हुए कहा। जी दादा जान, आज तो मैंने अपना खाना भी डबल बनाया है और ऐसा खाना बनाया है कि आज आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। जरताशा अपने खाने की खुद ही तारीफ करते हुए बोली। मोमना ने आखिरी डोंगा मेज़ पर लाकर रखा और मुस्कुराकर जरताशा की तरफ देखा। आज ख्याल कीजिएगा जरताशा हमें ही ना खा जाए। मोमना की बात पर दादा जान भी हंस दिए। जरताशा ने मुंह बनाकर बारी बारी दोनों को देखा और नाराज़गी वाले अंदाज में हाथ बांधकर खड़ी हो गई। मोमना और दादा जान एक दफ़ा फिर हंसने लगे और उसे मनाने का इन्हें कोई इरादा नहीं था। थोड़ी ही देर में मुस्तफ़ा और हारिस भी वहाँ आए थे। मुस्तफ़ा की नज़र जरताशा पर पड़ी तो वो ना चाहते हुए भी उसे देखने पर मजबूर हो गया था। आज इस शॉर्ट फ्रॉक में वो बिल्कुल परी लग रही थी। मुस्तफ़ा ने दिल ही दिल में उसकी तारीफ़ की और उसकी खूबसूरती का एतराफ़ किया। हारिस आकर अपनी जगह पर बैठ गया और जरताशा की तरफ देखकर मुस्कुराकर सर हिलाकर उसकी तारीफ़ की और जरताशा ने भी जवाबन सर हिलाया। मुस्तफ़ा बेटा आओ बैठो। दादा जान की आवाज़ पर उसने चौंक कर उनकी तरफ देखा। भाई बाकी लोग कहाँ हैं? दादा जान ने सबको ना पाकर कहा। वो फ्रेश होने गई हैं, अभी आती होंगी। मोमना ने हारिस के साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जरताशा उसके साथ आकर बैठ गई थी। थोड़ी देर के बाद सब लोग खाने की मेज़ पर जमा थे। सब ने एक साथ खाना शुरू किया था। जरताशा ने खाना डालते हुए अपनी पूरी प्लेट भर ली और 2 रोटियां अपने सामने रख ली। मुस्तफ़ा हैरानी से उसे देखने लगा। हैरान ना हो भाई, ये इतना ही खाती है। मोमना ने मुस्तफ़ा को हैरान देखकर जरताशा पर टोंट मारते हुए कहा। जरताशा के मुंह में निवाला था, वो बस उसे घूर कर देखती रही। अच्छा भाई, मैं सोच रहा हूँ आज का रेस्ट तो हो गया, कल हमें कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं। हारिस खाना खाते हुए मुस्तफ़ा से मुखातिब हुआ। मुस्तफ़ा ने भी इस बात में सर हिलाया था। मैंने सोच लिया कि हम कहाँ जाएंगे। दादा जान ने खाना खाते हुए गुफ्तगू में हिस्सा लिया। सब सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगे। मैंने सोचा है शहर की जितनी जगह हम घूम सके हैं शहर की, वहाँ घूमेंगे और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना भी खाएंगे। दादा जान ने तजवीज़ देते हुए कहा। तो आज शाम ही चलते हैं ना, मज़ा आएगा। जरताशा जल्दी से निकल कर बोली थी। हाँ ये भी सही है, तो हम सब आज चलेंगे, दादा जान ने पुरजोश अंदाज में कहा। सब उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए थे। खाना खाने के बाद ही सब ने बाहर जाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। जरताशा शीशे के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। मोमना अलमारी में सर दिए खड़ी थी। मोमना मुझे समझ नहीं आ रहा जूते कौन से पहन कर जाऊँ, तुम थोड़ी मदद ही कर दो। घर वाले चप्पल नहीं पहन कर जाऊँगी। जरताशा ने बेड पर बैठकर चप्पल उतारते हुए कहा। मोमना ने अलमारी में से मुँह निकाला और इधर उधर देखने लगी। चप्पल हाँ वो जो अलमारी के पास पड़ी है वो पहन लो। मोमना ने अलमारी के पास पड़ी जूतों की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा। जरताशा ने उसकी उंगली के ताक़ुब में जूतों को देखा और चलती हुई इन जूतों के पास आई। जूतों को अपने हाथ की उंगलियों से उठाया और अजीब सी नज़रों से उसे देखने लगी। ये तो बहुत बड़ी हील है यार, कहीं गिरगिरा ना जाऊं। जरताशा ने जूतों को घुमाकर इन्हें देखते हुए कहा। मोमना अब अलमारी से एक अदद जोड़ा निकालकर हाथ में पकड़े देख रही थी। जरताशा की बात पर उसने उसकी तरफ देखा। नहीं यार नहीं गिरती तुम, ये अच्छी लगेगी। मोमना ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपने सूट की तरफ देखकर बोली। मैं तो यही पहनूंगी, कितना अच्छा है ना। उसने सूट को जरताशा को दिखाते हुए कहा। हाँ अच्छा है। जरताशा ने बस एक नज़र
उसके सूट को देखा था। मोमना अपना सूट लिए वॉशरूम में चली गई और जरताशा वहीं बेड पर बैठकर जूते पहनने लगी। मुस्तफ़ा अपने कमरे में बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा था। अचानक उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आई। कॉल पिक करके उसने फ़ोन कान के साथ लगाया था। मुस्तफ़ा, मैं बहुत नाराज़ हूँ तुमसे। फ़ोन से शानी की नाराज़गी भरी आवाज़ उभरी थी। मुस्तफ़ा ने कहका लगाया, अभी तक नाराज़गी चल रही है? मुझे तो लगा था मुझे भूल गए हो। तुम जैसी बला को मैं भूल सकते हैं हम? मैं भूलने वाली चीज़ तो नहीं हूँ। मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर कहा, बाकी सब छोड़िए, बताओ वापस कब आ रहा है? मैं और मारिया तो तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। अभी तो आया हूँ यार, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। 10 ही तो छुट्टियाँ हैं, फिर वापस आ जाऊँगा। मुस्तफ़ा ने तफसील बताते हुए कहा, 10 दिन? चलो कर लेंगे हम वेट। शानी ने 10 दिन पर जोर देते हुए कहा। इससे पहले कि मुस्तफ़ा कोई जवाब देता, हारिस कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। मैं बाद में बात करता हूँ। उसका जवाब सुने बगैर मुस्तफ़ा ने कॉल बंद कर दी। आप तैयार नहीं हुए भाई? हारिस ने उसके साथ बैठते हुए कहा। मैं तो तैयार हूँ बिल्कुल। मुस्तफ़ा ने अपने कपड़ों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वैसे भाई, वहाँ जाकर कोई लड़की वड़की फंसाई है ऐसे ही? हारिस ने आखिरी बात पर हाथ घुमाकर बुरा सा मुँह बनाया था। तुम्हें मेरी शक्ल देखकर लगता है कि मैं लड़की फंसाने वाला हूँ? मुझ जैसे शरीफ लोग ये काम नहीं करते। मुस्तफ़ा ने मुंह मोड़कर फखरी अंदाज में कहा था। तो मतलब कोई नहीं पटाई? कोई पटी ही नहीं, मुस्तफ़ा ने मासूम मुंह बनाकर कहा और उसकी बातों पर दोनों का एक साथ कहका बुलंद हुआ। जरताशा अब ऊंची हील पहनकर शीशे के सामने खड़ी खुद को बाहर हर जाविये से देख रही थी। कभी मुंह निचोड़ लेती तो कभी हंसने लग जाती तो कभी खुद से रोने की एक्टिंग करने लग जाती। मोमना फ्रेश होकर रूम से बाहर आई। तुमने चेंज नहीं करना? वो जरताशा को देखते बोली। नहीं, ये कपड़े अभी थोड़ी देर ही पहले तो हारिस के कहने पर पहने थे। हारिस के नाम पर मोमना का चेहरा स्पाट हुआ था। मेरे ख्याल से तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए, ये कोई खास अच्छे नहीं लग रहे। मोमना ने उसके सर से पैर तक देखते हुए कहा। जरताशा ने पहले शीशे में खुद को देखा और फिर मोमना की तरफ देखकर कहा, हाँ कर लो चेंज। मोमना ने अलमारी की तरफ जाते हुए कहा और अलमारी से एक सूट निकालकर उसको दिया। ये पहन लो, ये बहुत अच्छा लगेगा तुम पर। मोमना ने सूट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। जरताशा ने उसके हाथ से सूट लेकर उसे देखने लगी। ठीक है, वो बेध्यानी से कहते वॉशरूम की तरफ चल पड़ी थी। थोड़ी देर के बाद वो चेंज करके आई और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। मोमना भी उसकी तरफ ही देख रही थी। उसने हल्का सा मेकअप किया और खुद को देखने लगी। लाल रंग के शॉर्ट फ्रॉक में जिस पर बलोची कढ़ाई की हुई थी, बाल खुले छोड़कर और लाइट सा मेकअप किए वो बिल्कुल परी लग रही थी। आईने में खुद को देखकर वो खुद पर फिदा हुए जा रही थी। बस करो, अब खुद को ही खुद नज़र लगाओगी क्या? मोमना ने उसे खुद को देखकर मुस्कुराते हुए देखा तो बोली, अच्छा नहीं लगाती नज़र। वो ये कहते मोमना के पास आकर बैठ गई। अभी वो ठीक से बैठी ही नहीं थी कि एक मुलाजमा भागती हुई उनके कमरे में आई। बीबी जी, वो आपके ताता जान की तबीयत ख़राब हो गई है। मुलाजमा ने फूले सांस के साथ जल्दी जल्दी कहा। जरताशा और मोमना उठ खड़ी हुई और बाहर की तरफ दौड़ी और साथ वाले कमरे से मुस्तफ़ा और हारिस भी निकल रहे थे। वो चारों सीढ़ियाँ चढ़कर नीचे उतरने लगे। ऊंची हील की वजह से जरताशा आहिस्ता आहिस्ता चलती सबसे पीछे रह गई थी। दादा जान के कमरे में पहुंचकर हारिस ने सबसे पहले डॉक्टर को बुलाया और मुस्तफ़ा उनके साथ जाकर बैठ गया। मोमना और घर की सारी औरतें भी परेशानी से उनके पीछे खड़ी थीं। दादा जान बेड पर लेटे दिल पर हाथ रखकर लंबे लंबे सांस ले रहे थे। जरताशा भी वहाँ पहुँच गई थी। दादा जान की ये हालत देखकर वो भागकर उनकी तरफ आई थी। दादा जान क्या हुआ है इन्हें? उसने पास बैठे मुस्तफ़ा से सवाल किया था। ये तो डॉक्टर आएगा तो पता चलेगा। मुस्तफ़ा ने दादा जान की हथेलियों को रगड़ते हुए कहा। हारिस के बुलाने पर थोड़ी देर बाद वहाँ डॉक्टर मौजूद था। कमरे में सब लोग जमा थे। डॉक्टर साहब दादा जान का चेकअप कर चुका था। दादा जान अब आंखें बंद किए लेटे हुए थे। चेकअप के करके डॉक्टर साहब खड़े हुए। ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, शुक्र है दिल का दौरा नहीं हुआ। आप लोग बस इन्हें चिकनाई वाली चीज़ें देने से एहतियात करें, कुछ हफ्तों तक इन्हें परहेज़ी खाना ही दें। डॉक्टर ने इन सबको हदायत देते हुए कहा और अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर चल दिए। हारिस उनको बाहर तक छोड़कर आया था। डॉक्टर के जाने के बाद दादा जान ने आंखें खोलीं। दादा जान, जरताशा और मुस्तफ़ा उनकी तरफ बढ़े और उनके एक तरफ जरताशा और दूसरी साइड पर मुस्तफ़ा आकर बैठ गया था। दादा जान ने मुस्कुराकर इन दोनों की तरफ देखा और बोले, मेरी वजह से तुम लोगों का प्लान भी ख़राब हो गया। नहीं दादा जान, आपसे ज़्यादा अहम कुछ भी नहीं है। मुस्तफ़ा ने उनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा था। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन मैं नहीं चाहता तुम लोग मेरी वजह से रह जाओ। तो अब आप चाहते हैं कि हम आपको छोड़कर चले जाएं? बिल्कुल भी नहीं। जरताशा ने खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दिया। दादा जान उसको देखकर मुस्कुराए। मैं बस चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी वजह से प्लान कैंसिल ना करो, और मुझे तो वैसे भी डॉक्टर ने चिकनाई वाले खानों से मना कर दिया है। मैं बाहर का खाना कैसे खाऊंगा? सब घर वाले शिकायती नज़रों से उन्हें देखने लगे। ऐसे मत देखो मुझे, मेरी ख्वाहिश समझकर ही कबूल कर लो। दादा जान ने सबकी नज़रें खुद पर पड़ते देखी तो कहा। सब उनकी बात पर मुस्कुरा दिए। लेकिन दादा जान, लेकिन कुछ नहीं, तुम लोग जा रहे हो, बस ये मेरा हुक्म है। दादा जान ने हुक्माना लहजे में बात ख़त्म करते हुए कहा। जरताशा और मुस्तफ़ा ने एक दूसरे की तरफ देखा। दादा जान के सामने
ان کو ہار ماننی ہی پڑی۔ تیار تو وہ لوگ پہلے سے ہی ہو چکے تھے، سب لوگوں کو مل کر اور اسپیشلی دادا جان کو مل کر وہ باہر کی طرف چل پڑے۔ مصطفیٰ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا، حارث اس کے ساتھ والی سیٹ پر، دونوں لڑکیاں پیچھے والی سیٹس پر بیٹھی تھیں۔ جب سب بیٹھ گئے تو مصطفیٰ نے گاڑی چلائی۔ مصطفیٰ نے شیشے کی طرف دیکھا جس میں سے زرتاشا باہر کا نظارہ کرتے نظر آ رہی تھی۔ مصطفیٰ ڈرائیونگ کرتے کرتے نظر اٹھا کر اس کو دیکھ لیتا۔ پہلے گھومنے چلتے ہیں، مصطفیٰ نے گاڑی چلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، پہلے کھانا کھانے چلتے ہیں، ٹینشن کی وجہ سے سارا کھانا ہضم ہو گیا ہے۔ زرتاشا نے اس کی بات کی مخالفت کرتے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ کون سا وقت ہے کھانا کھانے کا، ابھی تو کھایا تھا۔ مصطفیٰ نے شیشے میں سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کھانے کا کوئی وقت تھوڑی ہوتا ہے، کھانا جب بھی ٹائم ملے کھا لینا چاہیے، زرتاشا نے اپنی فلسفی جھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ مومنہ اور حارث نے اپنی ہنسی چھپائی۔ مصطفیٰ نے دانت پیس کر اس کو دیکھا اور گاڑی ریسٹورنٹ کی طرف بڑھا دی تھی۔ گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے آ کر رکی، چاروں گاڑی سے نکل کر ریسٹورنٹ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ریسٹورنٹ کا فرسٹ فلور کپلز جبکہ سیکنڈ فلور فیملیز کے لیے مختص تھا۔ میرے خیال سے ہمیں سیکنڈ فلور پر بیٹھنا چاہیے، مصطفیٰ نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھاتے ہی کہا۔ سب اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہاں پر بہت سی فیملیز بیٹھی ہوئی تھیں، وہ لوگ بھی چلتے ہوئے ایک ٹیبل کے گرد آ کر بیٹھ گئے۔ مصطفیٰ نے آواز دے کر ویٹر کو بلایا اور ویٹر ہاتھ میں مینیو کارڈ لیے ان کی طرف آیا تھا۔ مصطفیٰ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ زرتاشا نے اس کے ہاتھ سے مینیو کارڈ لے لیا۔ مصطفیٰ گھر کر اسے دیکھنے لگا۔ سنو، چکن قورمہ، چکن کباب، لیگ پیس، چیسٹ پیس اور چکن پکوڑا ہو تو وہ بھی لیتے آنا۔ زرتاشا نے سب کی پرواہ کیے بغیر کھانا آرڈر کر کے مینیو کارڈ ویٹر کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ چکن کا کچھ اور بھی ہو تو وہ بھی لیتے آنا، مصطفیٰ نے زرتاشا کی طرف دیکھ کر ٹونک مارتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیتے آنا، زرتاشا نے اس کی بات کا کوئی خاطر خواہ اثر نہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ مصطفیٰ نے اس کو گھورا۔ کچھ دیر بعد مصطفیٰ ایسے بھی خیالی میں زرتاشا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت تو ہے، مصطفیٰ نے دل ہی دل میں کہا۔ سڑو انسان گھورتا رہے گا، تعریف نہیں کرے گا۔ اس کی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتے زرتاشا بھی دل ہی میں بولی تھی۔ تعریف تو بالکل نہیں کروں گا، خواہ میں سر چڑھ جاؤ گی، مصطفیٰ نے دل میں جواب دیا تھا۔ ابھی ان کے دلوں کی جنگ چل رہی رہتی کہ دو ویٹرز کھانا لے کر آئے اور ان کے سامنے رکھنا شروع کر دیا۔ ویٹرز کے جانے کے بعد زرتاشا تو بھوکے شیر کی طرح جلدی کھانے میں مصروف ہو گئی۔ مصطفیٰ نے عجیب نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر مومنہ اور حارث کی طرف جو پرسکون ہو کر کھا رہے تھے۔ مصطفیٰ نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھانے کے بعد زرتاشا ریسٹورنٹ کی ایک کھلی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے نیچے کا نظارہ دکھتا تھا۔ مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ دھیان سے یہ نہ ہو اڑا کر لے جائے تمہیں، مصطفیٰ نے اس پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ اپنا خیال کرو تم، میں تو نہیں اڑوں گی، زرتاشا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اپنا خیال ہے اسی لیے تو کم کھاتا ہوں، ورنہ کیا پتہ ریسٹورنٹ میں ہی پیٹ خراب ہو جائے، مصطفیٰ نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ بہت گندے ہو تمہارے ساتھ کھڑا ہونا ہی فضول ہے، زرتاشا اسے دیکھتے غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ مصطفیٰ نے ایک نظر اس کو جاتے دیکھا اور پھر باہر دیکھنے لگا۔ زرتاشا تیز چلتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ لڑکتی ہوئی نیچے جا گری۔ اس کی چیخ بھی نہیں نکل پائی۔ آخری سیڑھی پر اس کا ماتھا لگا اور اس میں سے خون بہنے لگا۔ زرتاشا بے ہوش ہو چکی تھی۔ ایک ویٹر نے اس کو دیکھا اور بھاگتا ہوا مصطفیٰ کی طرف آیا تھا۔ سر، وہ آپ کی بیوی سیڑھیوں سے گر گئی ہے، ویٹر نے جلدی جلدی کہا تھا۔ میری بیوی کہاں سے آئی؟ مصطفیٰ نے بے دھیانی سے کہا۔ پھر ایک دم اسے زرتاشا کا خیال آیا اور وہ ویٹر کو دیکھتا سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ مصطفیٰ بھاگتا ہوا سیڑھیوں کی طرف آیا تھا۔ زرتاشا آخری سیڑھی کے پاس بے ہوش پڑی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اسے اٹھانے لگا۔ مصطفیٰ کو بھاگتا دیکھ مومنہ اور حارث، جو اور چیزوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھے، وہ بھی بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئے تھے۔ زرتاشا مومنہ بھی پریشانی سے گھٹنوں کے بل اس کے ساتھ بیٹھ کر اسے اٹھانے لگی۔ مصطفیٰ نے اس کو اپنے بازوں میں اٹھا لیا تھا۔ حارث، کار کا دروازہ کھولو، یہ کہہ کر وہ کار کی طرف دوڑا۔ حارث اس کے آگے تھا۔ اس نے جلدی سے جا کر کار کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ مصطفیٰ نے زرتاشا کو پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ مومنہ بھی دوسری طرف سے آ کر بیٹھ گئی اور زرتاشا کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ حارث فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مصطفیٰ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور ہاسپٹل کی طرف گاڑی چلا دی۔ ڈاکٹر زرتاشا کا چیک اپ کر رہے تھے۔ مصطفیٰ، حارث اور مومنہ پریشانی سے باہر کھڑے تھے۔ سب سے زیادہ پریشان حارث تھا۔ وہ پریشانی سے سر پکڑ کر ایک طرف رکھے بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ مومنہ اور مصطفیٰ پاس ہی پریشان سے کھڑے تھے۔ مصطفیٰ بھائی، ہمیں گھر والوں کو فون کر کے بتا دینا چاہیے، مومنہ نے فکر مندی سے مصطفیٰ سے کہا۔ نہیں مومنہ، دادا جان کی طبیعت پہلے خراب ہے اور زیادہ نہ بگڑ جائے، زرتاشا بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ مومنہ نے اس بات میں سر ہلایا اور ڈاکٹر کے روم کی طرف دیکھنے لگے۔ مصطفیٰ چلتا ہوا حارث کے پاس آ کر بیٹھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حارث نے زخمی سا مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ حارث کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مصطفیٰ ٹھٹکا۔ یہ ثبوت اس بات کے لیے کافی تھے کہ حارث زرتاشا کو پسند کرتا ہے۔ اس سے وہ لمحے یاد آنے لگے جب وہ پریشانی سے زرتاشا کو اٹھائے کار کی طرف لا رہا تھا۔ اس نے اپنے خیالوں کو جھٹکا اور روم کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر روم سے باہر آئے۔ سب ان کی طرف بڑھے۔ پیشنٹ اب بالکل ٹھیک ہیں، آپ مل سکتے ہیں انہیں، ڈاکٹر نے مسکرا کر تینوں کی طرف دیکھ کر کہا۔
हारिस और मोमना उससे मिलने कमरे की तरफ चल दिए। मुस्तफ़ा ने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और वो भी उनके पीछे चल पड़ा। जरताशा बेड पर लेटी हुई थी। मोमना और हारिस उसके दोनों तरफ आकर बैठ गए। इन दोनों को देखकर जरताशा उठकर बैठने लगी। तुम उठो नहीं, फिर सर दर्द करेगा। हारिस ने उसे उठने से मना किया। नहीं, मैं ठीक हूँ, जरताशा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा और उठकर बैठ गई। सॉरी जरताशा, ये मेरी वजह से हुआ, मैंने ही तुम्हें हील पहनने को बोला था, मोमना ने शर्मिंदगी से उसे देखते हुए कहा। मुस्तफ़ा अब रूम के दरवाजे के पास दीवार से टेक लगाकर खड़ा था। नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, किसी की वजह से कुछ नहीं हुआ, गलती मेरी अपनी थी, उसने मुस्तफ़ा की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, अब घर चलते हैं ना, मुझे भूख लगी है, जरताशा जोश से बोली और वो फिर से अपनी टोन में वापस आ चुकी थी। उसकी बात पर हारिस और मोमना ने मुस्कुराकर उसे देखा। अलबत्ता मुस्तफ़ा का चेहरा स्पाट था। डॉक्टर से मेडिसिन लिखवाने के बाद वो लोग घर के लिए रवाना हो गए थे। सब घर वाले अपने कामों में मसरूफ़ थे। दादा जान की तबीयत भी अब संभल चुकी थी और वो हस्बे मामूल सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे और अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे। मुस्तफ़ा की गाड़ी की आवाज़ आई। सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। इतनी जल्दी आ गए ये लोग, दादा जान ने सोफे से उठते हुए कहा। मुस्तफ़ा, जरताशा, मोमना और हारिस घर के अंदर आए। जरताशा बेटा, फिज़ा बेगम उसके सर पर चोट देकर परेशानी से उसकी तरफ बढ़ी। क्या हुआ है, ये कैसे हुआ है? उन्होंने एक साथ दो सवाल कर डाले। कुछ नहीं अम्मी, सीढ़ियों से गिर गई थी, अब बिल्कुल ठीक हूँ, जरताशा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। मेरी बच्ची सीढ़ियों से गिर गई और तुम लोगों ने हमें बताया भी नहीं, दादा जान ने जरताशा के सर पर हाथ रखकर बाकी लोगों से शिकायत की। दादा जान, हमने सोचा आपकी तबीयत भी ख़राब है तो जरताशा का सुनकर और ख़राब ना हो जाए, मोमना ने सफाई देते हुए कहा। मुस्तफ़ा अपने कमरे की तरफ चला गया। जरताशा ने उसको जाता देखा और उसके इस रवैये को वो ख़ास तौर पर नोट कर रही थी। अम्मी भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा देना, जरताशा ने बच्चों की तरह कहा। फिज़ा बेगम को उसकी मासूमियत पर बेहद प्यार आया। मैं अभी लगाती हूँ, बस थोड़ी देर है बनने में, तुम लोग मुँह हाथ धोकर आ जाओ। फिज़ा बेगम किचन की तरफ चली गईं और वो लोग अपने अपने कमरों की तरफ। कुछ देर बाद खाने की मेज़ पर सब लोग मौजूद थे। जरताशा बार बार मुस्तफ़ा की तरफ देखती लेकिन वो उसे मुकम्मल इग्नोर किए खाना खाने में मसरूफ़ था। खड़ूस, जरताशा ने दिल में सोचा और खाना खाने में मसरूफ़ हो गई। बेटा, छुट्टियां कितने दिन की हैं तुम्हारी? तस्नीम बेगम ने खाना खाते हुए मुस्तफ़ा से पूछा। 10 दिन की, अब 9 दिन की रह गई हैं, मुस्तफ़ा ने खाने से रुककर जवाब दिया और फिर खाना खाने लगा। सिर्फ 10 दिन? बेटा, अब तुम आए हो तो मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी तुम्हें, मैं चाहती हूँ फिर तुम्हारी इन्हीं छुट्टियों में तुम्हारी और हारिस की शादी कर दी जाए, तस्नीम बेगम ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते कहा। उनकी बात पर मुस्तफ़ा ने खाना रुक कर चौंक कर उनकी तरफ देखा। हारिस भी उन्हीं की तरफ देख रहा था। ऐसे मत देखो मुझे, तुम्हारे दादा जान की भी यही ख्वाहिश है, तस्नीम बेगम ने दोनों बेटों की तरफ देखते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ दोनों पोतों के सर पर सहरा देखूँ और फिर उनके भी बच्चे देखूँ, दादा जान ने जोश से कहा। अम्मी, मुझे अभी बिल्कुल शादी नहीं करनी, आपको अपने बेटे की शादी करनी है ना तो आप हारिस की शादी कर दें, जरताशा के साथ, मैं फिर कभी कर लूँगा, मुस्तफ़ा ने अपनी तरफ से नॉर्मल लहजा रखते हुए कहा। मोमना और जरताशा दोनों ने चौंक कर उसे देखा। हारिस का भी यही हाल था। ये कब हुआ? दादा जान ने हारिस की तरफ देखते हुए कहा और हारिस नज़रें चुराने लगा। नहीं दादा जान, भाई तो ऐसे ही। अच्छा, तो तुम जरताशा को पसंद नहीं करते? मुस्तफ़ा ने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए पूछा। हाँ नहीं, वो, हारिस बौखलाने लगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें जरताशा से शादी नहीं करनी तो कोई बात नहीं, जरताशा के लिए कोई लड़कों की कमी है? दादा जान ने भी मुस्तफ़ा को आंख मारते हुए कहा। नहीं नहीं, हारिस जल्दी से बोला, पूरे घर की नज़रें उस पर ही थीं, मेरा मतलब है। अच्छा ठीक है, हारिस ने हार मानते हुए कहा। ले अम्मी जान, एक बेटा आपका राज़ी हो गया, अब अवन देवरानी से अपनी बहू का हाथ मांगें और अपनी खुशी ख्वाहिश पूरी कर लें, मुस्तफ़ा ने खुश होते हुए कहा। ये तो वही जानता था कि अंदर कैसी जंग छिड़ी है। उसका दिल कर रहा था कि अभी उठकर सबसे कहे कि जरताशा सिर्फ उसकी है, उसे कोई मुझसे नहीं छीन सकता, लेकिन वो चुप था क्योंकि जरताशा उसके भाई की पसंद थी। भाई हमें क्या एतराज़ होगा, अगर हमारी बेटी राज़ी तो हम भी राज़ी। फिज़ा बेगम ने सवालिया नज़रों से जरताशा की तरफ देखा। जरताशा ने हारिस की तरफ देखा, वो उसी की तरफ जवाब तलब नज़रों से देख रहा था। वो तो किसी और को पसंद भी नहीं करती थी, तो हारिस उसके लिए एक अच्छी चॉइस थी। उसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया और सर झुकाकर शर्माने लगी। बहुत बहुत मुबारक हो। सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने में मसरूफ़ हुए, सवाए मोमना के। वो बेयकीनी से जरताशा की तरफ देख रही थी। उसे लगा था वो मना कर देगी, लेकिन सब कुछ उसके बरअक्स हुआ था। खाने के बाद मुस्तफ़ा अपने कमरे में आ गया। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि वो क्यों बेचैन है। जरताशा के लिए तो उसके दिल में कुछ नहीं था, तो ये अचानक एहसास कहाँ से आ गया था? अब जो भी था उसे अब जरताशा को भूलना था, क्योंकि वो अब उसके भाई की होने जा रही थी। पहली दफ़ा तो उसे प्यार हुआ था और वो भी उसका नहीं हो सकता। अब मुझे बस अपने भाई की खुशी में खुश होना है, उसने बाकी सारे ख्यालों को झटक कर खुद से ही कहा और उसने यही सोचा कि वो कराची वापस चला जाएगा और सब भूल जाएगा। फिज़ा बेगम घर की सफाई कर रही थी और करवा रही थी। तस्नीम बेगम सोफे पर आकर बैठी और फिज़ा बेगम को इशारे से अपने पास बुलाया। वो नौकरों को काम सौंपती उनके साथ आकर बैठ गई। जी भाभी, वो उनके पास बैठकर सवालिया नज़रों से इन्हें देखते पूछने लगी। फिज़ा,
तुम जरताशा से एक दफ़ा खुद बात कर लो, उसे कोई एतराज़ तो नहीं होगा, लेकिन पूछना हमारा फ़र्ज़ बनता है। अगर वो रज़ामंद है तो हम मुस्तफ़ा के वापस जाने से पहले शादी करना चाहते हैं। उन्होंने मुस्कुराकर अपनी बात पूरी की। भाभी आप फिक्र मत करें, मैं अभी जरताशा से बात करती हूँ। फिज़ा बेगम उनसे कहते वहाँ से उठी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गईं। मोमना परेशानी से कमरे में बैठी आज के बारे में सोच रही थी। वो कभी ऐसा होने नहीं दे सकती थी, लेकिन वो इस वक्त कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो तेज़ी से अपना दिमाग चला रही थी क्योंकि उसने जल्दी से कोई हल सोचना था। जरताशा भी उसके पास बैठी इसी बारे में सोच रही थी। वो तो यही सोचने में मसरूफ़ थी कि मुस्तफ़ा को हारिस का कैसे पता चला। उसने खुद ही बताया होगा। उसने अपनी सवाल का खुद ही जवाब दिया और सारे ख़यालों को छोड़कर अपनी शादी के बारे में सोचने लगी। इतने में फ़िज़ा बेगम कमरे में आईं। जरताशा और मोमना इन्हें देखकर खड़ी हो गईं। बैठो बेटा। उन्होंने दोनों को बैठने का इशारा किया और जरताशा के पास आकर बैठ गईं। जरताशा बेटा, तुम आज जो खाने पर मेज़ पर बात हुई इस बारे में पूछना था तुमसे। जरताशा गौर से बात सुनने लगी। फ़िज़ा बेगम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हारिस अच्छा लड़का है, मुझे तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल मुनासिब लगता है, लेकिन तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। तुम बताओ, तुम राज़ी हो इस रिश्ते से? फ़िज़ा बेगम ने उसका हाथ पकड़कर शफ़क़त से उसे देखते हुए कहा। जरताशा ने उनकी तरफ देखा और थोड़ा शर्मा कर बोली, अम्मी आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? फ़िज़ा बेगम ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। मोमना बेटा, उन्होंने पास बैठी मोमना को मुखातिब किया। वो एकदम ख़यालों से बाहर आई। जी आंटी, बेटा शादी की तैयारियां अभी से शुरू कर दो। तस्नीम भाभी ने कहा है कि मुस्तफ़ा के वापस जाने से पहले ही वो शादी करना चाहते हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। मोमना ने बेध्यानी से उनकी बात सुनी। मोमना बेटा, तुम सुन रही हो ना? फ़िज़ा बेगम ने उसे ख़यालों में गुम देखा तो कहा, जी आंटी सुन रही हूँ। उसने गौर से इन्हें देखते हुए कहा, अच्छा तुम लोग अपनी तरफ से कोई तैयारी करना चाहो तो कर लेना, मैं सबको खुशखबरी देकर आती हूँ। फ़िज़ा बेगम ने मुस्कुराकर उन्हें देखा और कमरे से बाहर चली गई। तस्नीम बेगम सोफे पर बैठी फ़िज़ा बेगम का इंतज़ार कर रही थी। जरताशा कमरे से निकलकर फ़िज़ा बेगम और उनके पास आकर बैठी। तस्नीम बेगम जवाब तलब नज़रों से उन्हें देखने लगी। जरताशा को कोई एतराज़ नहीं है। फ़िज़ा बेगम ने मुस्कुराकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी अब्बा जान को बताकर आती हूँ। तस्नीम बेगम दादा जान को बताने चली गईं और फ़िज़ा बेगम भी नादर साहब को बताने चल पड़ी। शाम तक ये बात पूरे घर को पता लग चुकी थी। मुस्तफ़ा अब बिल्कुल ज़ब्त किए हुए था। मोमना भी अभी पुरसुकून थी। शाम को दादा जान सब घर वालों को अपने कमरे में बुलाया। सब घर वाले दादा जान के कमरे में जमा थे। पता तो था इन्हें कि क्या बात होने वाली है, लेकिन फिर भी सबको दादा जान की बात सुनने का इश्तियाक था। मुस्तफ़ा की नज़रें ना चाहते हुए भी बार बार जरताशा की तरफ उठ जाती थीं और मोमना इस चीज़ को बहुत नोट कर रही थी। वो मुस्तफ़ा की नज़रों का मफ़हूम अच्छी तरह समझ रही थी। उसे क्या करना है ये तो उसने सोच लिया था, इसलिए वो पुरसुकून थी। दूसरी तरफ हारिस भी जरताशा को ही देख रहा था, लेकिन वो तो उससे बेनियाज खड़ी थी। हारिस को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन ये सोच करके वो खुद राज़ी हुई है। उसने अपना ख्याल झटका। थोड़ी देर के बाद दादा जान ने सब घर वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि मैंने आप लोगों को क्यों बुलाया है। सब गौर से दादा जान की तरफ देख रहे थे। वैसे तो मुस्तफ़ा बड़ा बेटा है, पहले उसकी शादी होनी चाहिए और हम भी यही चाहते थे, लेकिन मुस्तफ़ा चूँकि अभी शादी नहीं करना चाहता तो हमने हारिस और जरताशा की शादी का फ़ैसला किया है। आप लोगों में से किसी को कोई एतराज़ तो नहीं? दादा जान ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। सब मुस्कुराए और नफ़ी में सर हिलाया। मुस्तफ़ा बिल्कुल ज़ब्त करके बैठा था। दादा जान भी सबको देखकर मुस्कुराए। मुस्तफ़ा के जाने के से पहले ये शादी करनी है तो शादी एक हफ्ते बाद होगी, इस पर किसी को कोई एतराज़ है? सब ने एक दफ़ा फिर नफ़ी में सर हिलाया। अब मुस्तफ़ा को अपना ज़ब्त टूटता हुआ महसूस हो रहा था। वो बस जल्दी से यहाँ से जाना चाहता था। तो फिर शुरू कर दो सब शादी की तैयारियां। मेरे पोते की शादियां धूमधाम से होनी चाहिए, दादा जान ने जोश से कहा था। सब खुश हो गए। जरताशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसकी मुस्कुराहट देखकर हारिस मुतमईन हो गया। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद सब अपने अपने कमरों की तरफ चले गए थे। कमरे में आकर मुस्तफ़ा ने दरवाज़ा बंद किया और बोझल कदमों से चलते हुए बेड की तरफ आया था। उसका दिमाग फटा जा रहा था। जरताशा से उसे इतनी मोहब्बत हो गई ये तो उसे खुद भी पता नहीं था। भाई की मोहब्बत में आकर वो किसी को कुछ बता नहीं रहा था, लेकिन अब उसका दिल कर रहा था सबको सब कुछ जाकर बता दे। जब से आंखें लाल हो चुकी थी वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया था। वो जो आज तक खुद को मजबूत रखे हुए था, एक लड़की की मोहब्बत ने उसको कमज़ोर कर दिया था। दो आंसू उसके ज़ब्त को तोड़ते हुए उसकी आंखों से निकलकर गालों तक आए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे मोहब्बत होगी, लेकिन अब उसे इस शिद्दत से मोहब्बत हो गई थी जो किसी मर्द को भी रुला सकती थी। शादी की तैयारियां तो शुरू हो चुकी थी। मामूल के काम भी साथ साथ चल रहे थे। दादा जान अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे एक डायरी उठाए, उसमें से नंबर ढूंढ रहे थे। अपने पोते की शादी पर उनको अपने पुराने से पुराने दोस्तों को भी बुलाने का इरादा था। अभी वो इसी काम में मसरूफ़ थे कि तस्नीम बेगम उनके लिए चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई। चाय को साइड टेबल पर रखकर वो उनके साथ रखी कुर्सी पर आकर बैठ गईं। किधर मसरूफ़ हैं आप अब्बा जान? उनको मसरूफ़ पाकर तस्नीम बेगम ने पूछा। मेरे पोते की शादी है, अपने सब दोस्तों को बुलाना है, उन्हीं के नंबर ढूंढ रहा था। बात ख़त्म करके दादा जान ने डायरी साइड पर रखी और उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। तो
तुम बताओ, कोई ज़रूरी बात थी? दादा जान ने उनके आने का मकसद पूछा। जी अब्बा जान, अपने एक बेटे की शादी तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे यही फिक्र खाई जा रही है कि लोग क्या कहेंगे कि बड़े से पहले छोटे की शादी कर दी। तो मैं सोच रही हूँ मुस्तफ़ा की शादी भी साथ ही कर दूँ। बात ख़त्म करके तस्नीम बेगम ने उनकी तरफ देखा। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन मुस्तफ़ा तो अभी खुद शादी नहीं करना चाहता। आप उसकी फ़िक्र मत करें, शादी के लिए मैं मना लूँगी उसको। तस्नीम बेगम ने उनका खदशा दूर करते हुए कहा। तो कोई लड़की है तुम्हारी नज़र में मुस्तफ़ा के लिए? दादा जान ने सवालिया अंदाज में पूछा। जी अब्बा जान, अपनी मोमना है ना, बहुत अच्छी बच्ची है, मुस्तफ़ा को भी संभाल लेगी, इस तरह घर की बच्चियां घर में ही आ जाएंगी, तस्नीम बेगम ने खुशी से बताते हुए कहा। दादा जान कुछ सोचने लगे। कुछ देर सोचने के बाद वो बोले, बात तो सही है तुम्हारी, तुम ये बताओ तुमने साबिर और तबस्सुम से बात कर ली? नहीं अब्बा जान, मैंने सोचा आप बात करें उनसे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तस्नीम बेगम ने उनको देखते हुए कहा, पहले तो हम मोमना और मुस्तफ़ा से पूछेंगे और ये बात सबके सामने होगी। दादा जान ने कुछ सोचकर फैसला दिया। ठीक है अब्बा जान। तस्नीम बेगम भी उनको कहते उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर की तरफ चल दी। फिज़ा बेगम जरताशा और मोमना के कमरे में आई। मोमना बेटा, मैं तो आज नहीं आ सकती, मुझे घर पर काम है, तुम ऐसा करो जरताशा को लेकर मुस्तफ़ा के साथ चली जाओ। फिज़ा बेगम जो कुछ देर पहले इन्हें शॉपिंग के लिए तैयार होने का कहकर गई थी, घर के कामों की वजह से माजरत कर रही थी। आंटी कोई बात नहीं, मैं और जरताशा मुस्तफ़ा के साथ चले जाएंगे। मोमना ने एक नज़र जरताशा को और फिर फिज़ा बेगम को देखकर मुस्तफ़ा पर जोर देते हुए कहा। जरताशा ने सर उठाकर अजीब नज़रों से उसे देखा। उसकी इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाई थी। ठीक है बेटा, तुम अभी जाकर मुस्तफ़ा को बुला लो और शाम से पहले वापस आ जाना, ठीक है? फिज़ा बेगम ने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है आंटी, उसने मुस्कुराकर कहा। फिज़ा बेगम भी उसके सर पर प्यार करते वहाँ से चली गई। मुस्तफ़ा भाई दरवाज़ा खोलें। दरवाज़ा खटकने और मोमना की आवाज़ पर उसकी आंख खुली। उसने खुद को वहीं बेड के पास नीचे ही लेटे पाया। अपनी आंखों को मलते वो उठा जो रोने की वजह से सूजी हुई थी। आज बचपन के बाद से वो शायद आज रोया था, वो भी अपनी उस मोहब्बत के लिए जो किसी और की होने जा रही थी। मोमना अभी भी दरवाज़ा खटखटाकर उसे पुकारने में मसरूफ़ थी। खुद को संभालता वो उठा और जाकर दरवाज़ा खोला। मुस्तफ़ा भाई, मोमना अभी कोई बात करने ही वाली थी कि उसकी सूजी आंखें और बिखरे बाल देख हैरानी से उसे देखने लगी। आप सो रहे थे क्या? हाँ, लेकिन अब जाग गया हूँ, कोई काम था क्या? मुस्तफ़ा ने दरवाजे से हटकर अंदर आते हुए कहा। मोमना भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली आई। वो मुझे फिज़ा आंटी ने भेजा था कि आपको कह दूं कि मुझे और जरताशा को शॉपिंग पर ले जाएं, लेकिन आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने कहा ना अब जाग गया हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दो, तैयार होकर आता हूँ, मुस्तफ़ा ने रूखे लहजे में कहा। उसके लहजे में तलखी देख मोमना के चेहरे पर मैनिफेज मुस्कुराहट आई और वो उसे देखते बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। मोमना के जाने के बाद मुस्तफ़ा फ्रेश होने के लिए चला गया। कुछ देर के बाद चेंज करके वो बाहर आया। आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखने लगा। उसने आज से पहले खुद को इतना बेबस नहीं पाया था। उसे लगा था वो आसानी से जरताशा से दूर हो जाएगा, लेकिन अब उससे दूर जाने के ख्याल से ही उसे तकलीफ़ हो रही थी। उसने नहीं सोचा था कि उसका प्यार इतनी शिद्दत अख्तियार कर लेगा कि वो चाहकर भी उससे दूर नहीं जा पाएगा। शीशे के सामने खड़ा वो इन्हीं सोचों में गुम अपनी कमीज़ के बटन बंद कर रहा था। उसे नहीं पता था कि अब आगे क्या होना है। सब कुछ वक्त पर छोड़कर उसने अपने दिमाग को तमाम ख्यालों से आज़ाद कराया और कमरे से बाहर निकलकर साथ वाले कमरे जरताशा का कमरे के सामने जाकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर वो वहीं खड़ा रहा। दरवाज़ा खटखटाए बिना उसे अंदर जाना मुनासिब न लगा। वो दरवाज़ा खटखटाने लगा। मोमना और जरताशा तैयार बैठी मुस्तफ़ा का इंतज़ार कर रही थीं। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ पर उन्होंने एक साथ दरवाजे की तरफ देखा। लगता है आ गए, मोमना ये कहकर दरवाज़ा खोलने के लिए उठी। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। जरताशा ने उसको बैठने का इशारा किया और ख़ुद उठकर दरवाज़ा खोला। जरताशा को सामने देखकर मुस्तफ़ा नज़र हटाना भूल गया था। हेलो, जरताशा ने उसके सामने चुटकी बजाई। हाँ, मुस्तफ़ा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तैयार हो गए? बन गए शहज़ादा, अब चलें, अगर आपकी इजाज़त हो तो, जरताशा ने उस पर टोंट मारते हुए कहा। चलें, मुस्तफ़ा ने जरताशा के ख्याल के बरक सर्द लहजे में कहा। उसे तो लगा था वो उसके साथ लड़ेगा जैसे पहले लड़ता था, लेकिन उसके सर्द लहजे ने जरताशा को तशवीश में डाल दिया था। मोमना बैग उठाते वहाँ आई। खड़े क्यों, तुम दोनों चलो, पहले ही देर हो गई है। मोमना इन दोनों की साइड से रास्ता बनाते बाहर निकली। मुस्तफ़ा ने एक नज़र जरताशा को देखा और मोमना के पीछे चल पड़ा। जरताशा भी उसके पीछे ही चल पड़ी। उसकी खामोश नज़रों का मफ़हूम वो नहीं समझ पाई थी, लेकिन कुछ तो था जो जरताशा के दिल में भी खटक रहा था। शॉपिंग के दौरान भी वो ज़्यादा बात नहीं कर रहा था और जरताशा उसे नोट किए जा रही थी। मोमना उसे कभी एक दुकान पर खींच ले जाती तो कभी दूसरी की तरफ, और मुस्तफ़ा हाथों में शॉपिंग बैग लिए उनके पीछे पीछे घूम रहा था। जरताशा उसकी खामोशी को महसूस कर रही थी। वो जानबूझकर उसे किसी न किसी बहाने से बुलाती, इससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन वह हर बात का मुख्तसर ही जवाब देता। शॉपिंग करने के बाद वो लोग वापस आ रहे थे। मुस्तफ़ा खामोशी से ड्राइव कर रहा था और वो दोनों पीछे वाली सीट्स पर बैठी थीं। अरे अरे, कार रोको, कार रोको! आइसक्रीम वाले को देख जरताशा ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। मुस्तफ़ा ने बौखलाकर गाड़ी रोकी। क्या हुआ? मुड़कर उसकी तरफ ताज्जुब से देखा था। वो देखो आइसक्रीम वाला, मुझे आइसक्रीम खानी है प्लीज़, जरताशा ने गाड़ी से बाहर इशारा करके मासूम सूरत बनाकर कहा।
اس کے اشارے پر مومنا اور مصطفیٰ نے بھی باہر دیکھا۔ مصطفیٰ نے کچھ کہے بنا باہر جانے کے لیے دروازہ کھولا۔ مصطفیٰ رکو، مومنا کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں لے آتی ہوں، تم بیٹھو اس کے ساتھ، مومنا نے مسکرا کر کہا اور کار کا دروازہ کھولنے لگی۔ مصطفیٰ نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ گاڑی سے نکل کر آئس کریم لینے چلی گئی۔ گاڑی میں اب صرف مصطفیٰ اور زرتاشا بیٹھے تھے۔ مصطفیٰ اسے گاڑی کے شیشے سے دیکھ رہا تھا اور جب وہ دیکھتی تو نظر دوسری طرف پھیر لیتا۔ کوئی مسئلہ ہے کیا تمہارے ساتھ؟ زرتاشا نے اس کی سیٹ سے اپنی کونی ٹکا کر تھوڑا آگے ہوتے کہا۔ نہیں، تو بھی اتنے چپ چپ کیوں رہنے لگے ہو؟ پہلے تو ہر بات پر مقابلہ کرتے تھے۔ زرتاشا نے ہونٹ بسور کر کہا۔ مومنا آئس کریم والے کے پاس کھڑی نہیں دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کا دل کیا ابھی اس کو یہاں سے بھگا کر لے جائے، سب کو چیخ چیخ کر بتائے کہ زرتاشا صرف اسی کی ہے، لیکن پھر حارث کا خیال آتے ہی اس نے اپنا چہرہ پھیرا۔ میں تو ویسا ہی ہوں، تم شاید کچھ زیادہ ہی نوٹ کر رہی ہو مجھے۔ کرب کی ایک لہر اس کے چہرے پر سے دوڑی تھی۔ ہاں شاید، یہ کہہ کر زرتاشا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں مومنا ان کے لیے آئس کریم لے آئی تھی۔ آئس کریم کھانے کے بعد وہ گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تسنیم بیگم نے آج درزی کو بلایا تھا۔ گھر کے باقی لوگوں کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ انہیں حارث کی شیروانی بھی انہی سے سلوانی تھی۔ حارث بیٹا ادھر آؤ۔ حارث جو کہیں باہر جا رہا تھا تسنیم بیگم کی آواز دینے پر ان کی طرف آیا۔ یہ ہے میرا بیٹا، اس کا ناپ لے لیں اور ایک اچھی سی شیروانی بنا دیں اس کے ناپ کی۔ انہوں نے حارث کی طرف اشارہ کر کے درزی سے کہا۔ درزی حارث کا ناپ لینے لگا۔ ناپ لینے کے بعد تسنیم بیگم نے ان کو کچھ ہدایتیں کر کے بھیج دیا۔ درزی کے جانے کے بعد حارث ان کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا امی، شیروانی ہم ریڈی میڈ تو لے سکتے ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ چپ کرو، کیوں ضرورت نہیں تھی؟ میں اپنی پسند کی اچھی سی شیروانی بنواؤں گی اپنے بیٹے کے لیے، انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اور تم فکر مت کرو، دلہن کا جوڑا بھی میں خود ہی پسند کر کے لاؤں گی۔ ان کی بات پر حارث مسکرایا۔ اچھا امی، زرتاشا نظر نہیں آ رہی کہیں؟ حارث نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا، ابھی سے ماں کے سامنے بیوی کی باتیں کرنے لگ گئے۔ حارث نے ان کی اس بات پر سر کھجایا۔ وہ بازار تک گئی ہے، ابھی آتی ہوگی، تسنیم بیگم نے مسکرا کر کہا۔ ابھی وہ دونوں وہیں کھڑے تھے کہ زرتاشا اور مومنا مصطفیٰ کے ساتھ اندر آئیں۔ زرتاشا کو دیکھ کر حارث کھڑا ہوا اور مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ مصطفیٰ اور مومنا کی نظریں ان دونوں پر ہی تھیں۔ مصطفیٰ تو اگنور کرتا اندر چلا گیا۔ ارے زرتاشا، یہاں کیوں کھڑی ہو گئی ہو؟ چلو نا، مومنا نے اس کو زبردستی دھکیلتے ہوئے کہا۔ زرتاشا نے ایک نظر حارث کو دیکھا اور مومنا کے ساتھ چل پڑی۔ حارث مسکراتے ہوئے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ رات کا وقت تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ مومنا بھی زرتاشا کے ساتھ لیٹی سو رہی تھی۔ زرتاشا آنکھیں کھولے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس نے یہ نوٹ کیا تھا کہ جب سے اس کی اور حارث کی بات پکی ہوئی تھی تب سے مصطفیٰ بدلا بدلا سا تھا۔ وہ پہلے والا مصطفیٰ نہیں رہا تھا جو ہر بات پر چڑ جاتا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے اسے اپنی عادت کے مطابق بھوک لگ گئی۔ اس نے مومنا کی طرف دیکھا، وہ گہری نیند میں تھی۔ وہ آہستہ سے بیڈ سے اتری اور دبے پاؤں چلتی کمرے سے باہر آئی۔ وہ کچن کی طرف جا رہی تھی کہ مصطفیٰ کے کمرے سے آتی آوازیں سن کر رکی۔ وہ اس کے کمرے کی طرف گئی اور دروازے کے ساتھ کان لگا لیا۔ نہیں یار، میں بھول سکتا ہوں، بھلا تمہیں بس تھوڑی مصروفیات زیادہ ہیں، ایک کال تو کر سکتے تھے نا تم۔ فون سے ماریا کی آواز ابھری۔ اچھا نا، آئندہ سے کال کروں گا۔ ابھی وہ یہی باتیں کر رہا تھا کہ اسے دروازے پر کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اچھا ماریا، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، مصطفیٰ نے کہہ کر کال بند کر دی اور دروازے کی طرف آیا۔ اس کی آخری بات سن کر زرتاشا فوراً وہاں سے بھاگی اور سیڑھیاں اترتے کچن کی طرف آئی۔ مصطفیٰ نے دروازہ کھولا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنا وہم سمجھا اور دروازہ بند کر کے اندر آ کر لیٹ گیا۔ زرتاشا عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اتنا تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا، لیکن کون تھی وہ لڑکی؟ کیا وہ اس کی وجہ سے پریشان تھا؟ ایسے اور کئی سوال زرتاشا کے دماغ میں گھومنے لگے۔ لیکن مجھے کیا، وہ جس بھی لڑکی سے بات کرے، یہ سوچ کر اس نے اپنے دماغ کو سوالوں سے آزاد کیا۔ اسے خود عجیب لگا کہ اسے کیوں برا لگ رہا ہے۔ اس نے خود کو سنبھالا اور بغیر کچھ کھائے سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ سب اپنی اپنی طرف سے شادی کی تیاریوں میں مصروف رہے۔ دادا جان نے تسنیم بیگم، تبسم بیگم اور صابر صاحب کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ تبسم بیگم اور صابر صاحب سوالیہ نظروں سے دادا جان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دادا جان نے اپنی بات شروع کی۔ میں نے تم دونوں کو یہاں ایک اہم بات کے لیے بلایا ہے۔ وہ دونوں غور سے ان کی باتیں سننے لگے۔ زرتاشا اور حارث کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ مومنا اور مصطفیٰ کی بھی شادی ہو جانی چاہیے۔ ہم آج تم دونوں سے مصطفیٰ کے لیے مومنا کا ہاتھ مانگتے ہیں۔ دادا جان کی بات پر صابر صاحب اور تبسم بیگم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایسی کسی بات کی وہ توقع بھی نہیں کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے تسنیم بیگم کی طرف دیکھا جو جواب طلب نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ ہمیں اس پر کیا اعتراض ہوگا؟ ہماری بچی ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ لیکن ابا جان، مصطفیٰ نے تو ابھی شادی سے منع کر دیا ہے، صابر صاحب نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ کو میں منا لوں گی، بس آپ لوگ ہاں کریں، تسنیم بیگم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ یہ مسئلہ بھی ابھی حل کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر دادا جان نے ملازمہ کو بلوایا اور اسے مصطفیٰ اور مومنا کو بلانے کا کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد مصطفیٰ اور مومنا کمرے کے اندر آئے۔ دادا جان نے ان کو بیٹھنے کو کہا اور وہ تعجب سے سب کی طرف دیکھتے بیٹھ گئے۔ بیٹا، تم دونوں نے ہمیشہ ہماری بات مانی ہے اور مجھے یقین ہے اس بار بھی منع نہیں کرو گے۔ بات کیا ہے دادا جان؟
मुस्तफ़ा को दाल में कुछ काला लग रहा था। हम लोग चाहते हैं कि जरताशा और हारिस के साथ मोमना और तुम्हारी भी शादी कर दी जाए। दादा जान की बात पर मोमना ने हैरानी से उनकी तरफ देखा था। मुस्तफ़ा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ये क्या कह रहे हैं आप दादा जान? मैंने एक दफ़ा शादी से मना कर दिया था तो फिर? बेटा एक दफ़ा मेरी बात तो सुनो। तस्नीम बेगम उसे समझाने के लिए उठी। प्लीज़ अम्मी जान, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने एक दफ़ा कह दिया कि मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। मुस्तफ़ा ये कहता गुस्से से बाहर निकल गया। तस्नीम बेगम ने हैरानी से उसे जाता देखा। इन्हें लगा था वो मुस्तफ़ा को समझा लेंगी। इतनी शदीद रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी इनको। सबने मोमना की तरफ देखा। मोमना बेचारी सूरत बनाई खड़ी थी। अंदर ही अंदर वो खुश थी कि उसे कुछ करना नहीं पड़ा। वो बेवजह सड़कों पर गाड़ी चला रहा था। किसी और बात का गुस्सा वो किसी और बात पर उतार रहा था। कितनी ही देर वो यूं ही घूमता रहा। कुछ देर के बाद उसने खुद को संभाला। उसे एहसास हुआ कि वो दादा जान के साथ बहुत बदतमीज़ी करके आया है। उन्होंने ऐसी भी कोई गलत बात तो नहीं की थी, लेकिन वो क्या करता इस वक्त उसे यही सूझा। ये सोचकर उसने खुद को तसल्ली दी और गाड़ी घर की तरफ बढ़ा दी। मोमना पुरसुकून सी कमरे के अंदर आई। जरताशा बेड पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसको आता देख उसकी तरफ लपकी। क्यों बुलाया था दादा जान ने? वो वहीं खड़ी खड़ी उसे पूछने लगी। रुको बैठने तो दो, फिर बताती हूँ। मोमना कहती बेड पर जाकर बैठ गई। जरताशा भी उसके साथ आकर बैठ गई और जवाब तलब नज़रों से उसे देखने लगी। दादा जान ने मुझे शादी के लिए पूछने के लिए बुलाया था। किसकी शादी? जरताशा ने आंखें फाड़े पूछा। मेरी और मुस्तफ़ा की। अम्मी पापा तो मान गए थे, लेकिन क्या जल्दी बताओ? जरताशा ने बेताबी से पूछा। लेकिन मुस्तफ़ा ने सबके सामने शादी से इनकार कर दिया। मोमना की आखिरी बात सुनकर जरताशा ने गहरी सांस ली और बेड पर सीधी होकर बैठ गई। मुझे लगता है मुस्तफ़ा किसी और को पसंद करता है। मोमना ने कनखियों से जरताशा के तासरात देखते हुए कहा। जरताशा ज़मीन को घूर रही थी। हाँ शायद, उसने बेध्यानी से कहा और उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही हो अब? मोमना उसे पीछे से आवाज़ दी थी। बकरी के पास कब से गई नहीं ना? उसने खोए खोए लहजे में कहा और दरवाज़ा खोलते कमरे से बाहर चली गई। मुस्तफ़ा गाड़ी घर की तरफ ले जा रहा था। घर से थोड़ा फासले पर उसे जरताशा बकरी के बच्चे से खेलती दिखाई दी। उसने गाड़ी वहीं पर रोकी। मुस्तफ़ा को उनकी पहली मुलाकात याद आई। उनकी पहली मुलाकात भी तो इस बकरी के बच्चे की वजह से ही हुई थी। वो गाड़ी से उतरा और उसकी तरफ चल पड़ा। जरताशा बकरी के बच्चे को गोद में लेकर सहलाते हुए उससे बातें कर रही थी। तुम्हें पता है मेरी शादी होने वाली है और मैं शादी के बाद भी यहीं रहूँगी तुम्हारे पास। मुस्तफ़ा उसके पीछे खड़ा उसकी मासूमियत भरी बातें सुन रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी है। शादी की तैयारियों में दिल नहीं लग रहा मेरा। क्यों नहीं लग रहा दिल? मुस्तफ़ा ने उसके सामने आते हुए कहा। जरताशा हैरानी से मुस्तफ़ा को देखने लगी। ये मुझे दो कितना बुरा लग रहा है ना। होने वाली दुल्हन बकरी का बच्चा उठाए खड़ी है। मुस्तफ़ा ने बज़ाहिर खुद को नॉर्मल रखते बकरी का बच्चा उसके हाथ से लेते हुए कहा। तुम खुश हो मुस्तफ़ा? उसने बगैर उसे देखते हुए सवालिया अंदाज में पूछा। हाँ क्यों नहीं, मेरे भाई की शादी है, मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? मुस्तफ़ा ने नज़रें चुराते हुए कहा। तुमने मोमना से शादी के लिए मना क्यों कर दिया? जरताशा ने एक और सवाल दागा। मुस्तफ़ा ने कोई जवाब ना दिया। तुम किसी और को पसंद करते हो क्या? उसकी बात पर मुस्तफ़ा ने उसके चेहरे की तरफ देखा। दिल तो क्या सब बता दे, लेकिन उसने अपने जज्बात को कंट्रोल किया। नहीं। मुख्तसर सा जवाब देकर उसने बकरी का बच्चा उसके हाथ में दिया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। जरताशा उसे जाते देखती रही। दिल ही दिल में कहीं खुशी हुई थी। दादा जान अपने कमरे में बैठे मुस्तफ़ा के रवैये के बारे में ही सोच रहे थे। मैं आ जाऊँ दादा जान? मुस्तफ़ा की आवाज़ उनके समातों से टकराई। आ जाओ। उन्होंने बगैर उसकी तरफ देखे कहा था। मुस्तफ़ा चलता हुआ उनके सामने आकर बैठ गया। वो अभी भी उसे देखने से गुरेज कर रहे थे। वो उठा और घुटनों के बल उनके सामने बैठ गया। मुझे माफ़ कर दें दादा जान, मेरा आपसे ये किसी से भी बदतमीज़ी करने का कोई इरादा नहीं था। बस मुझे इस वक्त समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। वो भी दादा थे उसके और वो उनका लाडला पोता। दिल तो उसकी इतनी बातों से ही मोम हो चुका था। मोमना से शादी से मना क्यों कर दिया तुमने? दादा जान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसने नज़रें झुकाई और फिर उनकी तरफ देखा। मैं मोमना से शादी नहीं करना चाहता। मैंने हमेशा उसे अपनी छोटी बहन समझा है। इससे शादी का मैं सोच भी नहीं सकता। मैं उससे शादी कर भी लेता तो कभी उसको खुश ना रख सकता। दादा जान उसे देखकर मुस्कुराए और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर इस बात में सर हिलाया। मुस्तफ़ा भी इन्हें देखकर मुस्कुराया। मोमना अपने कमरे में लेटी छत को घुरे जा रही थी। उसके कमरे का दरवाज़ा खटकने लगा। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ पर उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और बुरा सा मुंह बनाकर उठी। उसने दरवाज़ा खुला तो सामने हारिस खड़ा मुस्कुरा रहा था। हारिस तुम अंदर आओ, मोमना ने खुश होते हुए कहा। कमरे के अंदर आई। हारिस भी उसके पीछे कमरे में आया। वो मैं जरताशा को देखने आया था, दिख नहीं रही, हारिस ने कदरे झिझकते कहा। हारिस की इस बात पर मोमना की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। वो बाहर गई थी, आई नहीं अभी तक। मोमना ने बेदिली से कहा। ओके हारिस मुख्तसर सा जवाब दिए जाने लगा। मोमना की आवाज़ पर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम खुश हो इस शादी से? हाँ बहुत, लेकिन मुझे लगता है जरताशा खुश नहीं है। मोमना ने अपनी पहली चाल चलते हुए कहा। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? अगर वो खुश ना होती तो शादी के लिए राज़ी भी ना होती। हारिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, वैसे मेरा वहम होगा, मोमना ने शर्मिंदा सी मुस्कुराहट के साथ कहा। हारिस ने कोई जवाब ना दिया और वहाँ से चला गया। एक शैतानी मुस्कुराहट मोमना के चेहरे पर आई। शादी में बस 2 ही दिन रह गए थे और तैयारियां अपने अरूज पर थीं। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था।
खास तौर पर घर की औरतों को तो सर खुजाने का टाइम भी नहीं मिल रहा था। मुस्तफ़ा अब चाहता था कि शादी जल्द हो जाए और वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि अब उससे बर्दाश्त नहीं होता था और वो अपनी तरफ से कोई गड़बड़ भी नहीं करना चाहता था। दादा जान सहन में खड़े सजावट देखने में मसरूफ़ थे। इस बड़े से सहन में एक तरफ स्टेज बनाया गया था जिस पर दूल्हा और दुल्हन के लिए कुर्सियां सजाकर रखी गई थीं। बाकी पूरे सहन को भी रेड और वाइट की थीम से सजाया गया था। दादा जान वहीं खड़े थे कि मोमना इन्हें देखकर चलती हुई इनके पास आकर खड़ी होगी। दादा जान, मुझे एक बात करनी थी आपसे। मोमना उनके साथ खड़े सजावट देखते हुए बोली। जी बेटा बोलो, मैं सुन रहा हूँ। दादा जान ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। दादा जान, मुझे लगता है ज़रताशा इस शादी से खुश नहीं है। मोमना की बात पर दादा जान ने उनकी तरफ देखा और वो भी उन्हीं की तरफ देखने लगी। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? सवालिया अंदाज में पूछा गया। मुझे नहीं पता दादा जान, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़रताशा और मुस्तफ़ा भाई एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। अगर ऐसी कोई बात होती तो ज़रताशा हमसे ना छुपाती। दादा जान ने स्पाट लहजे में कहा। मोमना तो अपना सा मुँह लेकर रह गई। शायद मेरा वहम हो, मोमना ने मासूमियत से कहा और वहाँ से चल पड़ी। दादा जान ने उसकी बात तो नहीं मानी थी, लेकिन उसका मकसद सिर्फ उनके दिमाग में बात डालना था जो वो कर चुकी थी। ज़रताशा अपने कमरे में बैठी मेहंदी और शादी का जोड़ा देख रही थी। फिज़ा बेगम उसके कमरे में आई। इन्हें देख वो एहतरामन खड़ी हुई। अरे बैठ जाओ बेटा। फिज़ा बेगम ने उसको बैठने का इशारा किया और उनके कहने पर वो बैठ गई और वो भी उनके साथ आकर बैठ गई और प्यार से उसे देखने लगी। ज़रताशा बेटा, तुम्हारी शादी हो तो इसी घर में ही रही है। शादी के बाद भी तुम्हें यहीं रहना है, लेकिन जैसे अब तुम मुझे अपनी माँ समझती हो, इसी तरह शादी के बाद तुम तस्नीम भाभी को भी अपनी माँ समझना। शादी के बाद सब बदल जाता है बेटा, बहुत जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं और मैं तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा आगे रखना। तुम पहली तरजीह तुम्हारी अपने शौहर को खुश रखना होनी चाहिए। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? अपनी बात ख़त्म करके उन्होंने प्यार से उसे देखते पूछा। मैं समझ रही हूँ अम्मी जान, आप फिक्र मत करें, मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। ज़रताशा ने मुस्कुरा कर कहा। फिज़ा बेगम ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। अच्छा चलो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, मेहंदी लगाने वाली आती होगी। फिज़ा बेगम अपने बेड से उठते हुए बोली। वो कहते कमरे से चली गई। ज़रताशा ने अपनी मेहंदी का जोड़ा उठाया और चेंज करने चली गई। मेहंदी लगाने वाली आ चुकी थी। ज़रताशा उनके दरमियान बैठी अपनी पसंद की मेहंदी लगवा रही थी। इतने में मुस्तफ़ा और हारिस वहाँ आए। हारिस इधर आओ। हारिस को देखकर ज़रताशा ने उसे अपने पास बुलाया। हारिस उसके बुलाने पर उसके पास आया। मुस्तफ़ा वहीं खड़ा उसे देखने लगा। हारिस उसके सामने जा खड़ा हुआ। वो इधर सामने बैठ जाओ। और तुम, उसने साथ बैठी एक लड़की से कहा, तुम ज़रा मेहंदी लगा दो इसके हाथों पर, और हाँ मेरा नाम भी लिखना। ज़रताशा ने उस लड़की को हदायत करते हुए कहा। मैं कैसे यार, तुम भी ना। हारिस ने झिझकते हुए कहा। बातें बाद में करना, पहले वहाँ जाकर बैठो। ज़रताशा ने एक तरफ से मुंह से ही इशारा करते हुए कहा। हारिस हार मानता हुआ इस जगह पर जाकर बैठ गया और एक लड़की ज़रताशा के कहने पर उसे मेहंदी लगाने लगी। मुस्तफ़ा दूर खड़ा बेख्तियार उसे देखने लगा। थोड़ी देर के बाद ज़रताशा के हाथों पर मेहंदी लग चुकी थी और वो खुशी से अपने हाथों पर लगी मेहंदी को देख रही थी। अचानक उसकी नज़र मुस्तफ़ा पर पड़ी। उसने अजीब नज़रों से उसे देखा और चलती हुई उसके पास आई। तुम मेहंदी क्यों नहीं लगवा रहे? ज़रताशा ने मासूमियत से पूछा। बस ऐसे ही। हारिस भी तो लगवा रहा है, तुम भी लगवा लो। और ये देखो मेरी मेहंदी कैसी लगी है। ज़रताशा ने खुश होते अपने दोनों हाथ उसके सामने किए। मुस्तफ़ा ने उसके हाथों पर लगी मेहंदी को देखा। बहुत अच्छी है, लेकिन हारिस का नाम कहाँ है? मुस्तफ़ा ने उसकी मेहंदी की तरफ देखते हुए पूछा। ज़रताशा ने अपना हाथ अपने चेहरे के सामने किया। ओ, नाम लिखवाना तो मैं भूल गई। ज़रताशा ने ऐसे कहा जैसे उससे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। खैर है, मेहंदी तो अच्छी लगी है ना? ज़रताशा ने खुद को तसल्ली देते कहा। हाँ। मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर देखा। दूर बैठे हारिस की नज़रें इन दोनों पर ही टिकी थीं। आखिर शादी का दिन आ ही गया। पूरे घर में हलचल मची थी, लेकिन ज़रताशा मैडम अभी भी सो रही थीं। ज़रताशा, थोड़ी देर में पार्लर वाली आने वाली है, तुम अभी तक सो रही हो, उठ जाओ जल्दी से। मोमना ने उसे बेड से खींचते हुए कहा। उठ गई हो? और कोई हुक्म? ज़रताशा ने आंखें मलकर कहा। और जाकर जल्दी से फ्रेश भी हो जाओ। मोमना ने एक और हुक्म सादिर करते हुए कहा। ज़रताशा ने मुंह बनाकर उसे देखा और फ्रेश होने चली गई। हारिस दुल्हा बना अपने दोस्तों के साथ खड़ा था और उसके दोस्त उसे छेड़ने में मसरूफ थे। दूसरी तरफ ज़रताशा भी दुल्हन बनी शीशे के सामने बैठी थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी दुल्हन बनी है आप, पार्लर वाली ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। ज़रताशा भी खुद को देखकर मुस्कुराने लगी। मुस्तफ़ा बाहर की तरफ जा रहा था। मोमना की आवाज़ पर पलटकर उसकी तरफ देखा। भाई, वो ज़रताशा आपको बुला रही है। मोमना ने बड़ी ढिठाई से झूठ बोला था। मुझे? लेकिन क्यों? मुस्तफ़ा ने ताज्जुब से पूछा। पता नहीं, ये आप खुद जाकर पूछ लें, मोमना ने अनजान बनते हुए कहा। मुस्तफ़ा ने अस्पात में सर हिलाया और ज़रताशा के कमरे की तरफ चल पड़ा। मोमना चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसे जाता देखती रही और फिर बाहर चली गई, जहाँ सारे घर वाले बैठे थे। दादा जान, वो ज़रताशा। मोमना भागती हुई वहाँ आई जहाँ सब घर वाले बैठे थे। क्या हुआ ज़रताशा को? फिज़ा बेगम ने परेशानी से उठते हुए कहा। वो मुस्तफ़ा और ज़रताशा, वो दोनों भाग कर जा रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम?
हारिस ने गुस्से में आते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने खुद सुना है। अभी मुस्तफ़ा भाई जरताशा से कह रहे थे कि वो उसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे साथ आकर देख लें। मोमना ने अंदर जाते हुए कहा। सारे घर वाले उसके पीछे चल पड़े। मुस्तफ़ा ने जरताशा के कमरे में आए और शीशे में से जरताशा ने उसको देखा और खड़ी हो गई। मुस्तफ़ा को देखकर कॉलर वाली भी वहां से चली गई। बुलाया था तुमने? मुस्तफ़ा ने उसके सामने खड़े होते हुए कहा। मैंने? जरताशा ने उंगली से अपनी तरफ इशारा किया। मैंने तो नहीं बुलाया तुम्हें, लेकिन मोमना तो कह रही थी कि तुमने मुझे बुलाया था। मुस्तफ़ा ने ताज्जुब से कहा। नहीं तो? वो बेनियाजी से दोबारा शीशे में खुद को देखने के लिए मुड़ी ही थी कि उसका पैर शीशे के सामने पड़े टूल से टकराया। वो गिरने ही वाली थी कि मुस्तफ़ा ने उसको थाम लिया। उसी वक्त दादा जान और सब घर वाले वहाँ आए। इन दोनों को ऐसे देख दादा जान ने गुस्से से मुस्तफ़ा का नाम पुकारा था। मुस्तफ़ा। दादा जान की आवाज़ पर दोनों ने घबराकर इन्हें देखा। मुस्तफ़ा। दादा जान की आवाज़ पर दोनों ने घबराकर उनकी तरफ देखा था और सब घर वालों को वहाँ देखकर वो हैरान हुए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, दादा जान ने गुस्से में कहा। और जरताशा, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई घर की इज्जत खराब करके? मुस्तफ़ा के साथ भागते हुए मोमना ने भी अपना हिस्सा डालना चाहा। मुस्तफ़ा और जरताशा ने ताज्जुब से एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन दादा जान। बस। मुस्तफ़ा अपनी सफाई में कुछ कहने ही वाला था कि दादा जान ने उसे इशारे से रोका। फिज़ा बेगम और तस्नीम बेगम की आंखों में आंसू थे। जो तुम लोगों ने करना था वो कर लिया, अब वही होगा जो हमारा फैसला होगा, दादा जान ने रोब से कहा। उन्होंने जरताशा की तरफ देखा जो दुल्हन बनी खड़ी थी। जरताशा की शादी मुस्तफ़ा से होगी अभी इसी वक्त, और शादी के बाद तुम आज ही इसे लेकर चले जाना और वापस आने का सोचना भी मत। हमारे साथ सारे रिश्ते ख़त्म। उनके हुक्म पर सबने ताज्जुब से उनकी तरफ देखा। जरताशा तो जैसे सख्ते में आ गई थी। और रही बात हारिस की, तो उसकी भी अभी शादी होगी, लेकिन जरताशा से नहीं, मोमना से। दादा जान ने अपना हुक्म सादिर किया और कमरे से बाहर चले गए। उनके पीछे बाकी घर वाले भी चले गए। सब इन्हें ही मुजरिम समझ रहे थे। जरताशा को तो समझ ही नहीं आया इतने से वक्त में हो क्या गया है, और उसके साथ वो वहीं ढह सी गई। तस्नीम बेगम कमरे में आई और नफरत से उसे देखते मुस्तफ़ा को लेकर वहां से चली गई। स्टेज पर अब 2 के बजाय 4 कुर्सियां रखी गई थी। मोमना दुल्हन बने बैठी थी। हारिस भी टूटे दिल के साथ उसके साथ बैठा था। सब मेहमान चहमगोइयां करने में मसरूफ थे। थोड़ी देर के बाद दुल्हन बनी जरताशा को एक कुर्सी पर लाकर बिठाया गया और मुस्तफ़ा उसके साथ आकर बैठा। दादा जान तो इन्हें देखने से ही गुरेज कर रहे थे। कुछ देर के बाद निकाह हुआ। निकाह के बाद सब मेहमान खाना खाने चले गए थे। दादा जान ने मुस्तफ़ा और जरताशा को अपने पास बुलाया। सारे घर वाले भी वहीं मौजूद थे और वो दोनों मुजरिम बने उनके सामने खड़े हुक्म का इंतजार कर रहे थे। अभी अपनी बीवी का और अपना सामान उठाओ और शराफत से यहाँ से चले जाओ। आज मैं तुम दोनों हमारे लिए और हम तुम्हारे लिए। दादा जान मेरी बात तो सुने, जरताशा ने आंखों में आंसू लिए मिन्नत करते हुए कहा। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, दादा जान ने कदरे ऊंची आवाज़ में कहा। जरताशा बेचारी सहम गई। दादा जान अभी आप गुस्से में हैं, आप प्लीज़ ठंडे दिमाग से हमारी बात सुने। मुस्तफ़ा ने उनको समझाना चाहा। दादा जान ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए अब कोई बात करते हुए। तुम दोनों को हमारा एहसान मानना चाहिए कि हम इज्जत से तुम दोनों को भेज रहे हैं, वरना तुम दोनों इस लायक ही नहीं हो। गुस्से से दादा जान के माथे की रगें बाहर को उभर आई थी। मुस्तफ़ा ने आस भरी नज़रों से तस्नीम बेगम की तरफ देखा था, लेकिन इनकी चेहरे से भी साफ जाहिर हो रहा था कि वो भी इन दोनों को मुजरिम समझती हैं। तस्नीम, सामान ले आओ इनका। दादा जान के हुक्म पर तस्नीम बेगम ने दोनों का सामान लाकर वहां रखा। अम्मी। जरताशा बेगम भीगी आंखें लिए फिज़ा बेगम की तरफ बढ़ी और उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया था। जरताशा का दिल कट कर रह गया था। मुस्तफ़ा ने सामान उठाया, जरताशा का हाथ पकड़ा और सबको जताती नज़रों से देखते उसे लेकर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद दादा जान किसी से कुछ कहे बगैर अपने कमरे की तरफ चले गए। उनके जाने के बाद फिज़ा बेगम ने रोना शुरू कर दिया। आखिर उनकी इकलौती बेटी थी जो उनकी नज़रों से इतनी दूर कर दी गई थी कि शायद वो उसे कभी ना देख सके और वो उसके लिए कुछ कर भी ना सकी। कायदे साहब ने उनको संभाला और कमरे की तरफ ले गए। मोमना बुत बने ये सारा मंजर देख रही थी। उसे दादा जान से सख्त फैसले की तवक्को थी, लेकिन इतना तो उसने भी नहीं सोचा था। मोमना बेटा, तस्नीम बेगम की आवाज़ पर मोमना ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। चलो बेटा, उसे अपने साथ लेकर हारिस के कमरे की तरफ चल दें। खाना खाने के बाद सब मेहमान जा चुके थे। घर में से किसी ने भी खाना नहीं खाया था। शादी का दिन इनके लिए मातम का दिन बन गया था। सब खुश होने के बजाय अफसरदा थे, सिवाय मोमना के। उसे इस बात की खुशी थी कि जो वो चाहती थी उसे मिल चुका था। हारिस उसका हो चुका था। जो कमरा जरताशा के लिए सजाया गया था अब उसमें मोमना दुल्हन बनी बैठी थी। इतने में हारिस कमरे के अंदर आया। मोमना ने उसे देखा और नजरें झुकाकर बैठ गई। हारिस चलता हुआ आया और उसके सामने आकर बैठ गया। दादा जान के कहने पर मैंने तुमसे शादी तो कर ली है, लेकिन मैं सिर्फ जरताशा से मोहब्बत करता था। तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम करने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। हारिस की बात पर मोमना ने हैरानी से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। हारिस ने अपनी बात जारी रखी। अगर तुम चाहती हो कि हम एक साथ खुशी से रहें तो इसके लिए तुम्हें मुझे वक्त देना होगा। कितना वक्त? उखड़ती सांसों के साथ मोमना बस इतना ही पूछ सकी। ये मैं नहीं जानता, शायद सारी ज़िंदगी ही तुम्हें इसी का इंतज़ार करना पड़े। हारिस कहता वहाँ से उठा और सोफे पर जाकर लेट गया। मोमना सख्ते के आलम में उसे देखती रही।
ایک کے بعد ایک آنسو بے اختیار اس کی آنکھوں سے نکل کر گر رہے تھے۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ زرتاشا پر کیا گزری ہوگی۔ اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، اپنی بہن جیسی کزن پر تہمت لگا دی۔ اپنے گناہ کی سزا تو اب اسے بھگتنا ہی تھی۔ زرتاشا پورا راستہ آنسوؤں پر ضبط کرتے ہوئے کھوئی نظروں سے باہر دیکھتے ہوئے آئی تھی۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ لوگ اپنی منزل تک پہنچ چکے تھے۔ گاڑی ایک بہت بڑی بلڈنگ کے سامنے آ کر رکی اور اسی بلڈنگ میں مصطفیٰ کا فلیٹ تھا۔ مصطفیٰ نے گاڑی سے اتر کر زرتاشا کی سائڈ کا دروازہ کھولا اور زرتاشا نے خالی نظروں سے اسے دیکھا اور گاڑی سے باہر آئی۔ مصطفیٰ نے گاڑی سے سامان نکالا اور اسے لیتا بلڈنگ کی طرف بڑھ گیا۔ زرتاشا کسی رپورٹ کی مانند اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ بلڈنگ میں داخل ہو کر وہ لفٹ کے ذریعے دوسرے فلور پر آئے جہاں مصطفیٰ کا کمرہ تھا۔ مصطفیٰ لفٹ سے باہر آیا جبکہ زرتاشا وہیں بت بنی کھڑی تھی۔ زرتاشا چلو، مصطفیٰ کے کہنے پر بھی اس نے کوئی ری ایکشن نہ دیا۔ مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیا۔ ایک کمرے کے سامنے پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور اس کو لیے اندر آیا۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت فلیٹ تھا جس میں ایک کمرہ اور کمرے کے سامنے برآمدہ اور ایک کچن تھا۔ مصطفیٰ اس کو اپنے ساتھ لیے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ مصطفیٰ سامان رکھ کر یہ کہتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد زرتاشا کو جیسے پھر سے سب کچھ یاد آ گیا ہو۔ دادا جان کے الفاظ اور اس کی ماں کا اس سے منہ پھیرنا اسے رہ کر سب یاد آ رہا تھا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد مصطفیٰ پانی لے کر اندر آیا۔ زرتاشا کو زمین پر بیٹھے روتا دیکھ کر اس نے پانی سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اس کی طرف لپکا اور اس کے ساتھ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ زرتاشا وہ اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ تو صرف روئے جا رہی تھی۔ مصطفیٰ سے اس کا رونا نہ دیکھا گیا اور اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ زرتاشا مصطفیٰ کے سینے سے لگی اپنے دل کا غبار نکال رہی تھی۔ مصطفیٰ نے بھی اس کو رونے سے نہیں روکا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنے دل کا غبار نکال چکی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ خود کو اس نے مصطفیٰ کی حصار میں پایا تھا۔ وہ گھبرا کر اسے الگ ہوئی اور مصطفیٰ کی طرف دیکھنے لگی۔ مصطفیٰ بھی اسی کی طرف دیکھتا کھڑا ہوا اور اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ زرتاشا اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہوئی۔ مصطفیٰ نے لا کر اس کو بیڈ پر بٹھایا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی اس کو پکڑایا۔ زرتاشا نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس ختم کر دیا تھا۔ تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر اسے کہا اور اٹھنے لگا۔ نہیں، مجھے نہیں لگی بھوک۔ زرتاشا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکتے ہوئے کہا اور مصطفیٰ نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ زرتاشا نے جلدی سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ مجھے نہیں لگی بھوک، سادہ سے لہجے میں کہتی وہ نظریں جھکا گئی۔ مصطفیٰ پھر سے بیٹھ گیا اور ایک ہاتھ سے اس کے چہرے پر رکھا۔ چلو تم سو جاؤ، نیند تو آئی ہی ہوگی۔ زرتاشا نے اسے دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ مصطفیٰ مسکرا کر اسے دیکھتا بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ زرتاشا اس کی طرف منہ کر کے لیٹ گئی تھی۔ مصطفیٰ بھی اسی کی طرف منہ کر کے لیٹ گیا اور صبح ہونے کے قریب ہی ان دونوں کو نیند آ گئی۔ مومنا کی جیسے آنکھ کھلی اس نے سر اٹھا کر صوفے کی طرف دیکھا لیکن حارث اس سے پہلے ہی اٹھ کر جا چکا تھا۔ خالی صوفے کو دیکھ کر وہ مایوسی سے اٹھی اور واش روم کی طرف چل پڑی۔ کچھ دیر کے بعد فریش ہو کر وہ کچن کی طرف آئی تھی۔ کچن میں بھی آج اس کی وہ رونق نہ دیکھی جو پہلے دکھتی تھی۔ جب زرتاشا ہوتی تھی تو معمول سے بھی زیادہ کھانا بنتا تھا اور آج تو روز سے بھی کم بنا تھا۔ اس موقع پر بلا شبہ سب کو ہی زرتاشا کی یاد آئی تھی۔ کچن میں بھی سب افسردہ سے کھڑی تھیں۔ کوئی دیکھ کر نہیں بتا سکتا تھا کہ کل ہی اس گھر میں شادی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد انہوں نے ناشتہ میز پر بلایا اور گھر کی سب مرد آ کر بیٹھ چکے تھے سوائے دادا جان کے۔ کھانا لگانے کے بعد سب خواتین بھی آ کر بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر کے بعد دادا جان بھی آ چکے تھے۔ انہوں نے ایک نظر سب کو دیکھا اور سب کے چہرے پر ہی مایوسی تھی۔ زرتاشا اور مصطفیٰ کی انہیں بھی بہت یاد آ رہی تھی۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے سب میرا ایک فیصلہ سن لیں۔ دادا جان کی بات پر سب نے ان کی طرف دیکھا۔ آج کے بعد اس گھر میں نہ کوئی زرتاشا اور مصطفیٰ کی بات کرے گا اور نہ کوئی ان کو یاد کرے گا۔ فیصلہ سنا کر دادا جان نے ناشتہ شروع کر دیا۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بے دلی سے ناشتہ کرنے لگے۔ مومنا سبھی نظریں چرا رہی تھی۔ اس کے دل میں چور تھا اور اس کے اندر بیٹھا ضمیر اب اسے ملامت کرنا شروع کر دیا تھا لیکن وہ مسلسل اپنے ضمیر کی آواز کو دبا رہی تھی۔ دوپہر ہونے کے قریب تھی۔ مصطفیٰ فریش ہو کر باہر آیا۔ زرتاشا بھی ابھی سو رہی تھی۔ مصطفیٰ چلتا اس کے ساتھ بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ سوئی ہوئی زرتاشا پر اسے بے حد پیار آیا تھا۔ میں تمہیں یہ تو کبھی نہیں بتاؤں گا کہ میں پہلے سے ہی تمہیں پسند کرتا تھا، لیکن میں تمہیں ایک ایسی زندگی دوں گا جس میں تم ہمیشہ خوش رہو گی، اپنے سارے غم بھول جاؤ گی۔ اس نے دل میں ہی یہ سب کہا اور زرتاشا کے منہ پر آتی آوارہ لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑس سے اس پر جھکا اور اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ اپنے چہرے پر کسی چیز کی جنبش محسوس کر کے زرتاشا نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس نے آنکھیں پھاڑیں۔ زرتاشا کو اٹھتا دیکھ وہ پیچھے ہوا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ زرتاشا بھی جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسے ہی دیکھنے لگی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ زرتاشا کے مسلسل گھرنے پر اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ اچھا، اب اٹھی گئی ہو تو فریش ہو جاؤ، تمہارے سارے کپڑے الماری میں لٹکا دیے ہیں، کوئی سے بھی پہن لو، اس نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ زرتاشا بھی اپنا بھاری جوڑا سنبھالتی بیڈ سے اٹھی اور الماری میں سے کپڑے نکالنے لگی۔ اچھا، میں باہر سے کچھ لینے جا رہا ہوں، تم ڈرو گی تو نہیں؟ مصطفیٰ نے نظریں اپنے موبائل پر رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ مصطفیٰ بغیر اس سے کچھ کہے فون پر نظریں گاڑے کمرے سے باہر نکل گیا۔
उसी मारिया चुड़ैल को मिलने गया होगा। जरताशा ने जलकर कहा। उस वक्त ना जाने कहाँ से उसे मारिया का ख्याल आ गया था। कुछ देर के बाद जरताशा फ्रेश होकर बाहर आई। मुस्तफ़ा अभी तक नहीं आया था। वो शीशे के सामने आकर खड़ी हो गई थी। बेअख्तियार उसे घर वालों की याद आई थी। हजार रोकने पर भी आंसू उसकी जब्त तोड़ते हुए उसकी आंखों से बह निकले थे और वो मुंह पर हाथ रखकर शीशे के सामने खड़ी अपनी आवाज़ को रोकते रोने लगी। मुस्तफ़ा कमरे में दाखिल हुआ तो जरताशा को इस तरह रोते देख देख वो परेशानी से उसकी तरफ आया। जरताशा कंधों से पकड़कर उसने जरताशा का चेहरा अपनी तरफ किया। जरताशा को रोता देख उसके दिल से टीस उठी थी। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लिया और उससे अपने हाथ के अंगूठों से उसके आंसू साफ करते बोला, जरताशा, तुम्हें इन लोगों की वजह से रोने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने तुम पर एतबार ही नहीं किया। कोई और नहीं तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें किसी की कमी महसूस नहीं होगी। उसकी बात पर जरताशा ने उसकी तरफ देखा। मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर उसे देखकर पूछने वाले अंदाज में सर हिलाया और जरताशा ने भी मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। अच्छा चलो, मैं सारा सामान ले आया हूँ, लंच बना दो मुझे, नाश्ते का टाइम तो अब निकल चुका है। मुस्तफ़ा ने उसके चेहरे से अपने हाथ हटाते हुए कहा। लेकिन मुझे तो कुछ बनाना नहीं आता, जरताशा ने मासूमियत से कहा। मुस्तफ़ा उसकी बात पर मुस्कुराया। चलो मैं सिखा देता हूँ, आ जाओ। मुस्तफ़ा ने कमरे के दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा। आपको बनाना आता है? जरताशा ने हैरानी से कहा। मैं यहाँ अकेला रहता था, सारे काम करने आ गए हैं। ये कहता वो कमरे से बाहर की तरफ गया। जरताशा भी उसके साथ चल पड़ी। सालन तो मैं ले आया हूँ, रोटी बनानी पड़ेगी, मुस्तफ़ा ने फ्रिज से आटा निकालते हुए कहा। जरताशा उसके पास आकर खड़ी हो गई। मुस्तफ़ा ने आटे का पेड़ा बनाकर पहले उसे हाथ से मसला। जरताशा हैरानी से उसे देख रही थी। उसने रोटी पर बेलन रखा और जरताशा को इशारे से अपने पास बुलाया। जरताशा चलती हुई उसके पास आई। ये लो, उसने बेलन की तरफ इशारा किया। जरताशा ने उसके हाथ से बेलन ले लिया और बेलने लगी, लेकिन इससे बार बार खराबी हो रहा था। जरताशा ने मासूम सी सूरत बनाकर उसकी तरफ देखा और मुस्तफ़ा ने अपना एक हाथ उसके हाथ पर रखा और उसे अपने हिसार में लेते हुए अपना दूसरा हाथ उसके दूसरे हाथ पर रखा और उसे देख बगैर मुस्तफ़ा ऐसा ऐसा हाथों को हिलाने लगा। उसकी हरकत पर जरताशा ने उसकी तरफ देखा। वो काम में ही मसरूफ़ रहा। जरताशा फिर से बेलन की तरफ देखने लगी। कुछ देर के बाद मुस्तफ़ा ने नज़रें उसके चेहरे की तरफ घुमाई। ना जाने से क्या सूझा, वो ऐसा ऐसा अपना चेहरा उसके बालों में छुपाने लगा। जरताशा अपनी गर्दन टेढ़ी करके मुज़ाहमत करने लगी। मुस्तफ़ा ने उसकी मुज़ाहमत की परवाह किए बगैर अपने होंठ उसकी गर्दन पर रख दिए थे और मुस्तफ़ा जरताशा ने उसको कोनी मारी थी। उसकी कोनी मारने पर मुस्तफ़ा पीछे हुआ। अच्छा नहीं करता, मुस्तफ़ा ने हंसकर कहा और अपना काम जारी रखा। हारिस अपने कमरे में खड़ा अलमारी में से कपड़े निकाल रहा था। मैं निकाल देती हूँ, मोमना की आवाज़ पर उसने मुड़कर उसे देखा। नहीं, मैं खुद कर लूँगा, हारिस ने रूखे से अंदाज में उसे देखे बगैर कहा। हारिस, मैं बीवी हूँ आपकी, इतना तो हक बनता है, आप माने या ना माने, रिश्ता तो है हमारे दरमियान। मोमना ने अपने आंसुओं को जब्त करते हुए कहा। हारिस हाथों में कपड़ों का एक जोड़ा लिए उसकी तरफ मुड़ा। जब मैं तुम्हें अपनी बीवी मानता ही नहीं हूँ तो कहाँ का रिश्ता, कौन सा हक। हारिस बस इतना ही कहता चेंज करने चला गया। हारिस के जाने के बाद मोमना मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियां रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी। उसने तो ये सब अपनी खुशी के लिए किया था, लेकिन वो ये भूल गई थी कि दूसरों को दुख देकर अपनी खुशी की ख्वाहिश नहीं की जाती। जरताशा बेड पर बैठी मोबाइल की तरफ देखते किसी गहरी सोच में गुम थी। मुस्तफ़ा भी उसी के साथ बैठा था। जरताशा उसको गहरी सोच में देख मुस्तफ़ा ने उसे पुकारा। हाँ। जरताशा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या सोच रही हो? जरताशा ने मुस्तफ़ा की तरफ देखा। मैं सोच रही हूँ दादा जान को हम पर इतना भी यकीन नहीं था, उन्होंने एक दफ़ा भी हमें सफाई देने का मौका नहीं दिया। हालांकि वो तो हम दोनों को जानते थे, फिर भी उन्होंने मोमना की बातों पर इतनी आसानी से यकीन कैसे कर लिया। जरताशा की बात पर मुस्तफ़ा फीका सा मुस्कुराया और जरताशा के सामने होकर बैठा। उन्होंने यकीन किया नहीं, उनको यकीन करवाया गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मोमना ऐसा भी कर सकती है। जरताशा की आंखों में आंसू छलकने लगे थे। मैंने कहा ना, तुम से एक दिन सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, हम सब एक दफ़ा फिर इकट्ठे होंगे। मुस्तफ़ा ने उसका हाथ पकड़ते कहा। जरताशा उसकी तरफ देखकर फीका सा मुस्कुराई। अच्छा, अब जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाने जाना है। मुस्तफ़ा बेड से उठते हुए बोला। कौन से दोस्त? जरताशा ने वहीं बैठे सर ऊंचा करके पूछा। ऑफिस के फ्रेंड्स हैं। तुम तैयार हो जाओ, हमें जल्दी निकलना है और डिनर भी वहीं करेंगे। एक बात पूछूं मुस्तफ़ा? जरताशा ने उसकी बातों का जवाब दिए बगैर सवाल दाग दिया। दो पूछो, मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर कहा। जरताशा बेड से उठी और उसके सामने आ खड़ी हुई। मुस्तफ़ा सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। आप किसी और को पसंद करते हैं क्या? जरताशा ने उसकी आंखों में देखकर कहा। क्या? ये क्या कह रही हो? ये कैसा सवाल है? मुस्तफ़ा ने उसके सवाल से उलझकर बोला। सॉरी, लेकिन मैंने उस दिन आपकी बातें सुनी थी। आप किसी मारिया से बड़े प्यार से बातें कर रहे थे। आप पसंद करते हैं क्या उसे? मुस्तफ़ा उसकी जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे शरारत सूझी। तो आखिर तुम्हें पता चल ही गया? एक न एक दिन तो पता चलना ही था। खैर, अभी ये वक्त इन बातों का नहीं है, जाओ तैयार हो जाओ। मुस्तफ़ा ने एक नाकाम आशिक का अंदाज अपनाते हुए ऐसे बोला जैसे बड़े राज से पर्दा उठा गया हो। जरताशा हैरान नज़रों से उसे देखने लगी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जरताशा तो रोने वाली हो रही थी।
और मुस्तफ़ा उसकी हालत को एंजॉय कर रहा था। अब पता चल गया ना तुम्हें, हम इस बारे में बाद बात करेंगे, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मुस्तफ़ा ने सीरियस अंदाज में कहा और हंसी छुपाते दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ज़रताशा अजीब उलझी और गौसीली नज़रों से उसे जाता देखती रही। मुस्तफ़ा बरामदे में सोफे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। कुछ देर के बाद वो तैयार होकर बाहर आई। मुस्तफ़ा ने सर उठाकर उसे देखा। मैरून कलर के फ्रॉक में बाल खुले, हल्का सा मेकअप किए वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उसकी मासूमियत ने उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा दिए थे। मुस्तफ़ा उसे देखते हुए सोफे से उठा और फिर नज़रें हटाना ही भूल गया। ज़रताशा चलती हुई उसके सामने आकर खड़ी हुई। मुस्तफ़ा की नज़रें अभी भी उस पर टिकी थीं। मुस्तफ़ा, ज़रताशा ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा और चुटकी की आवाज़ पर मुस्तफ़ा हवास की दुनिया में वापस आया और चौंक कर उसे देखा। बहुत प्यारी लग रही हो, उसकी आंखों में झांकते वो बोला था। ज़रताशा ने कोई जवाब ना दिया और मुंह फुलाकर खड़ी हो गई। मुस्तफ़ा उसकी इस हरकत पर मुस्कुराया। अच्छा चलो, देर हो रही है, सब इंतज़ार कर रहे होंगे, मुस्तफ़ा ने बाहर की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। सब या वो मारिया चुड़ैल, ज़रताशा ने बुरा सा मुँह बनाकर दिल में कहा और उसके पीछे चल दी। मारिया रेस्टोरेंट में बैठी मुस्तफ़ा का इंतजार कर रही थी। शानी भी स्पेशल ऑर्डर देने गया था तो वो अकेली ही बैठी थी। इतने में उसे मुस्तफ़ा रेस्टोरेंट में दाखिल होता दिखाई दिया। उसके साथ एक लड़की भी थी। मुस्तफ़ा इधर, मारिया ने उसे आवाज़ देकर बुलाया था। मारिया की आवाज़ पर मुस्तफ़ा ने उसे देखा और उसकी तरफ बढ़ा। ज़रताशा भी स्पाट चेहरा लिए उसके पीछे आ रही थी। आह, कितने दिनों बाद, मारिया ने कहते हुए उसे हाथ मिलाया। आ तो गया ना, मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा कर कहा था। और ये ज़रताशा है। इससे मिलने के बाद मारिया ने ज़रताशा की तरफ देखकर कहा। मुस्तफ़ा उनको पहले ही सब बता चुका था। हाँ जी, मैं ज़रताशा, मुस्तफ़ा की बीवी। ज़रताशा ने अपना तारुफ खुद करवाना मुनासिब समझा। मारिया ने जताती नज़रों से मुस्तफ़ा की तरफ देखा था और उसने उसे देखकर कंधे उचकाए। और मारिया मैडम, दूसरों के शौहर फंसाने के बजाय और क्या काम करती हैं आप? ज़रताशा ने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ कहा। क्या क्या मतलब है आपका? मारिया ने उलझी नज़रों से उसे देखते हुए कहा। अरे नहीं, ऐसी बातों के मतलब आपको कहाँ समझ आते हैं? ज़रताशा ने टेढ़े मेढ़े मुँह बनाकर कहा। मारिया नासमझी से उसे देखती अभी कुछ कहने ही वाली थी कि शानी वहाँ आ टपका। हेलो गाइस, शानी ये कहता है मुस्तफ़ा के गले मिला और ज़रताशा को देख वो समझ गया कि ये मुस्तफ़ा की बीवी है। हाय भाभी, वो उसे देखते हुए बोला। ज़रताशा सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। उसको ऐसे देख शानी ने अपना तारुफ करवाया। मैं शानी, मुस्तफ़ा का दोस्त, मारिया का शौहर। शानी की आखिरी बात पर ज़रताशा ठटकी। मारिया का शौहर? उसने अटकते हुए कहा। ओह सॉरी, उसने शर्मिंदा सी नज़रों से मारिया को देखते हुए कहा और खा जाने वाली नज़रों से मुस्तफ़ा को देखा जो मुसलसल अपनी हंसी दबा रहा था। मुस्तफ़ा को देखकर मारिया समझ गई कि उसने ही कोई शरारत की है। इट्स ओके, मारिया ने मुस्कुराकर कहा। हुआ क्या है? शानी तजस्सुस के मारे मारिया के कान में बोला था। घर चलकर बताती हूँ, मारिया ने आहिस्ता से कहा। हम खड़े क्यों हैं, आए बैठे, मारिया ने कुर्सियों की तरफ इशारा करके कहा। उसके कहने पर चारों अपनी अपनी जगहों पर जाकर बैठ गए। रात के वक्त मोमना बेड से टेक लगाए हारिस का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। वो कहीं से भी नई नवेली दुल्हन नहीं लग रही थी। क्या मिल गया तुम्हें? किसी और को तकलीफ देकर जो चाहती थी, क्या वो मिल गया? तुम कैसे भूल गई अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देने वाले को कभी सुख नसीब नहीं होता। उसका ज़मीर मुसलसल उसे मलामत किया जा रहा था। ज़मीर की आवाज़ और हारिस का रवैया उसे अपना जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर कर रहा था। यही सोते सोते उसने आंखें बंद की और ना जाने कब उसे नींद आ गई। उसके सोने के बाद हारिस कमरे में आया। एक नज़र उसे देखा और अपना तकिया उठाता सोफे पर जाकर लेट गया। डिनर के बाद वो दोनों घर वापस आए। ज़रताशा शीशे के सामने खड़ी अपनी चूड़ियाँ उतार रही थी। मुस्तफ़ा उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखने लगा। कितने वो हैं ना आप? आपने बताया क्यों नहीं कि मारिया शादीशुदा है? ज़रताशा ने शीशे में से उसे देखते मसनूई गुस्सा दिखाते हुए कहा। मुस्तफ़ा उसकी बात पर मुस्कुराया और कंधों से पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। तुम्हें मेरे लिए ऐसे ऐसे जेलस होते देख मुझे अच्छा लग रहा था, वो ज़रताशा की आंखों में देखते हुए बोला। आपसे किसने कह दिया कि मैं जेलस हो रही थी? ज़रताशा ने अनजान बनते हुए कहा। अच्छा जी, मुस्तफ़ा ने ये कहकर उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। तो तुम जेलस नहीं हो रही थी? वो शरारती नज़रों से उसे देखते हुए बोला। बिल्कुल भी नहीं, ज़रताशा ने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखते हुए कहा। तो मतलब मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ? अब इसका ये मतलब भी नहीं है, ज़रताशा ने घबराते हुए कहा। उसकी बात पर मुस्तफ़ा हंसा। मुस्तफ़ा, बहुत रात हो गई है, अब हमें सोना चाहिए, ज़रताशा ने उसकी गिरफ्त से निकलते हुए कहा और बेड पर जाकर बैठ गई। बहुत ही कोई अनरोमांटिक हो तुम, मुस्तफ़ा ने बेड की दूसरी साइड पर बैठते हुए कहा और उसकी बात पर ज़रताशा सिर्फ मुस्कुराई। ज़रताशा ने कंबल उड़ा और बेड से टिक लगाकर बैठते दीवार को घूरने लगी। मुस्तफ़ा भी उसके साथ ही बैठ गया। मुस्तफ़ा, ज़रताशा ने दीवार को देखकर पुकारा। मुस्तफ़ा ने उसे देखकर कहा। उस दिन मुझे लगा सब खत्म हो गया है, सबने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है, मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। बात करते करते ज़रताशा ने मुस्तफ़ा की तरफ देखा। लेकिन तुम्हें देखकर यकीन हो गया कि अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। तुमने मुझे तब संभाला जब सब मेरे खिलाफ थे। थैंक यू मुस्तफ़ा। आखिरी बात करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारा थैंक्स मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुस्तफ़ा ने उसका हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा और ज़रताशा से देख कर मुस्कुराई और उसके कंधे पर सरक दिया। ज़रताशा, मैं जा रहा हूँ ऑफिस,
नाश्ता बना दिया है, कर लेना। मुस्तफ़ा ने अपनी शर्ट के कॉलर ठीक करते हुए सोई हुई ज़रताशा से कहा। उसकी आवाज़ पर ज़रताशा उठी और घड़ी की तरफ देखा। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं आप? अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं। इतनी जल्दी नहीं है बेगम, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मुस्तफ़ा ने अपना ऑफिस बैग उठाते हुए कहा। अच्छा, आएंगे कब? ज़रताशा ने उसे देखकर कहा। मुस्तफ़ा चलता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हुआ। शाम को आ जाऊँगा वापस, तब तक अपना ख्याल रखना। अपने प्यार की मोहर उसकी पेशानी पर सख्त करते वो मुस्कुराते हुए उसे देखता ऑफिस के लिए निकल गया था। ज़रताशा ने भी मुस्कुराकर उसे अलविदा कहा और उसके जाने के बाद फिर से सो गई। मोमना आज हारिस के उठने से पहले उठ गई थी और कमरे की सफाई करने के बहाने उसके उठने का इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद हारिस की आंख खुली, वो सोफे से उठा। मोमना पर एक तायराना नज़र डालकर मुंह धोने चला गया। मोमना वहीं बेड पर बैठकर उसका इंतजार करने लगी। वो मुंह हाथ धोकर बाहर आया और मोमना को नज़रअंदाज करता शीशे के सामने जा खड़ा हुआ। मोमना बेड से उठी और उसके पीछे जा खड़ी हुई। हारिस। मोमना की आवाज़ पर हारिस ने मुड़कर सवालिया नज़रों से उसे देखा। मैं सोच रही थी आज हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। जब से शादी हुई हम कहीं गए ही नहीं। अपनी ख्वाहिश जाहिर करके मोमना उसे आस भरी नज़रों से देखने लगी। नहीं, मुझे नहीं जाना। हारिस ने उसकी बात को मुकम्मल इग्नोर करते हुए कहा। लेकिन क्यों? बस नहीं जाना तो नहीं जाना। हारिस ने बेजारी से कहा और वहाँ से जाने लगा। हारिस, आप ज़रताशा की वजह से मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? गलती उसने की है, आप उसकी गलती की सज़ा मुझे क्यों दे रहे हैं? मोमना ने आंखों में आंसू लिए कहा। मैं किसी की गलती की सज़ा किसी को नहीं दे रहा, और प्लीज़ ये बीवियों वाली फरमाइशें आंदा मत करना। हारिस सपाट लहजे में कहता कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद मोमना ने अपने आंसू साफ किए और वो भी बाहर की तरफ चल पड़ी। घर के सारे मर्द लाउंज में बैठे थे। हारिस भी उनके साथ बैठा था। मोमना उनको एक नज़र देखते तस्नीम बेगम के कमरे की तरफ चली गई। ताई अम्मी। जी बेटा। तस्नीम बेगम जो अपने कमरे के बेड की चादर ठीक कर रही थी उसे देख उसकी तरफ आई। मुझे आपसे सब कुछ बात करनी है, आप प्लीज़ 1 मिनट लाउंज में आएंगी? मोमना ने सादा से लहजे में कहा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, लेकिन क्या बात करनी है तुमने? वो सवालिया नज़रों से उसे देखते पूछने लगी। आप आ जाए, वहीं आपको पता चल जाएगा। मोमना इनसे ये कहते कमरे से बाहर चली गई। फिज़ा और तबस्सुम बेगम को भी उसने बुला लिया था। घर के सभी लोग अब लाउंज में बैठे थे। मोमना सर झुकाए उनके सामने खड़ी थी। मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, ये कहकर उसने एक नज़र सबको देखा। सब सवालिया नज़रों से उसे ही देख रहे थे। अचानक से ही वो रोने लगी और रोते रोते बोली, मैं जानती हूँ मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। हारिस की मोहब्बत में मैं ये अंधी हो गई थी। इस वक्त मुझे और कुछ नहीं सूझा। उस दिन मुस्तफ़ा भाई को ज़रताशा के कमरे में मैंने ही भेजा था और फिर आपको आकर मनगढ़ंत कहानी सुना दी ताकि ज़रताशा और हारिस की शादी रुक जाए। मैंने ये सब हारिस को पाने के लिए किया था, लेकिन मैं भूल गई थी कि जो रिश्ता झूठ का सहारा लेकर बनाया जाता है वो कभी कामयाब नहीं होता। मैंने झूठ बोलकर हारिस को तो पा लिया, लेकिन वो मेरा नहीं हो सका। मोमना की बात पर सारे घर वालों के चेहरे पर एक रंग आता और एक जाता था। सब बेयकीनी से उसे देख रहे थे। उसकी बात ख़त्म होने के बाद हारिस गुस्से से उसकी तरफ आया और एक सन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? एक दफ़ा मेरे बारे में तो सोच लेती। अब क्या हो गया है मैं तुम्हारा? हारिस ने यह कहकर गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींजी और उसे और कुछ ना कहा गया और वो नफरत से उसे देखता सीढ़ियाँ चढ़ता और ऊपर चला गया। दादा जान अपनी जगह से खड़े हुए थे। सारे घर वाले तो सख्ते के आलम में खड़े थे। एक दफ़ा तो उसके बारे में सोच लेती, तुम्हारी बहनों की तरह थी वो, और तुमने इतनी बड़ी तोहमत लगा दी उस पर। फिज़ा बेगम ने नफरत से उसे देखते हुए कहा। दादा जान सोफे पर दिल पर हाथ रखकर सोफे पर ढह से गए थे। सब परेशानी से उनकी तरफ बढ़े, लेकिन ठीक हूँ मैं। दादा जान ने इन्हें रोकते हुए कहा। दादा जान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। इससे पहले कि वो मोमना कुछ कहती है, दादा जान ने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा, चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। ये उन्होंने कितने ज़ब्त से कहा वो सिर्फ वही जानते थे। मोमना ने एक नज़र सबको देखा। सब नफरत से उसे देख रहे थे। मोमना इन सबको देखते रोते हुए सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे की तरफ चली गई। ये क्या कर दिया हमने एक दफ़ा भी उनकी बात नहीं सुनी थी। हमारी सबसे बड़ी गलती है यही, हमने अपनी औलाद को प्यार तो दिया लेकिन एतबार नहीं दिया। दादा जान ने अफसरदगी से कहा। अब्बा जान आप संभालें खुद को, अब तो सच सबके सामने आ गया है, अब तो हम अपने बच्चों को घर ला सकते हैं। तस्नीम बेगम ने इन्हें संभालते हुए उम्मीद भरे लहजे में कहा। पता नहीं वो हमें माफ़ करेंगे या नहीं। अब्बा जान मुझे यकीन है वो ज़रूर माफ़ कर देंगे हमें। फिज़ा बेगम ने एक उम्मीद बांधनी चाहिए। वो खुद को ही तसल्ली दे रही थीं। दादा जान ने इनकी तरफ देखा और फिर अस्पात में सर हिला दिया। हारिस अपने कमरे में बैठा था। आंसू एक के बाद एक उसके आंखों से जारी थे। मोमना कमरे में आई। हारिस के आंसू देखकर उसे खुद से ही नफरत हुई। उसकी खुदगर्जी ने एक मर्द को रोने पर मजबूर कर दिया था। वो चलती हुई आई और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसे देखकर हारिस ने अपनी आंखें बंद कर लीं। हारिस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलती की है, लेकिन अब मुझे इस गलती का एहसास हो गया है। मोमना उसके एक हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़कर रोते हुए कहा था। हारिस ने आंखें खोलकर उसे देखा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं। तुमने अच्छा नहीं किया मोमना, और मैंने ना अपने भाई पर यकीन किया और ना ज़रताशा पर। गलती मेरी भी है। इससे प्यार के दावे तो मैं बहुत करता था, लेकिन मैंने उस पर एतबार नहीं किया। हारिस
से इससे ज़्यादा ना बोला गया। हारिस प्लीज़ आप खुद को गलत मत कहें, मैं अगर जानती होती कि मेरी वजह से ये सब हो जाएगा तो मैं कभी ऐसा ना करती। ये कहते मोमना ने उसके हाथों पर सर रखा और फूट फूट कर रो दी। हारिस भी आज अपने आंसू ना रोक सका। दादा जान ने उससे अगले दिन जरताशा और मुस्तफ़ा की तरफ जाने का फैसला किया था। सब लोग जाने के लिए तैयार खड़े थे। हारिस भी इन्हीं के साथ था। इतने में मुमना नीचे आई। सबने उसे नज़रअंदाज किया। वो इन सबको सामने आकर खड़ी हुई और अपने हाथ जोड़कर बोली, आप लोग तो मुझे माफ़ कर दें, आप लोग मुझे माफ़ नहीं करेंगे तो मैं मुस्तफ़ा भाई और जरताशा से किस मुँह से माफ़ी मांगूंगी। अपनी बात करके उसने उम्मीद भरी आंखों से सबकी तरफ देखा था। तस्नीम बेगम भरी आंखों के साथ उसकी तरफ आई और उसके हाथ को पकड़ा और उसको अपने सीने से लगा लिया। मुमना उनके सीने से लगकर रो दी थी। सब घर वालों ने तर आंखों से इन्हें देखा और सब दिल से मोमना को माफ़ कर चुके थे सिवाय हारिस के। कुछ देर के बाद वो सब कराची के लिए रवाना हो गए थे। जरताशा किचन में खड़ी अपनी महारतें आजमाने में मसरूफ़ थी। बनाना तो उसको कुछ नहीं आता था, लेकिन मुस्तफ़ा के इंतज़ार में उसका वक्त नहीं कट रहा था, तो वो टाइम पास के लिए किचन में आ गई थी। अभी वो किचन में खड़ी थी कि मुस्तफ़ा ने पीछे से आकर उसे अपने हिसार में लिया। आ गए आप? नहीं, अभी रास्ते में हूँ, मुस्तफ़ा ने उसके सवाल पर टोंट मारते हुए कहा। वो उसकी बाहों के घेरे में मुड़ी और उसकी तरफ देखा। तो जल्दी से आ जाए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। उसके कंधों पर अपने हाथों को रखते वो बोली थी। हम आ गए हुजूर। वो उसके माथे से अपना माथा टिकाकर बोला और जरताशा मुस्कुराई। वो उसके लबों पर झुका। जरताशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उससे पहले कि वो कोई जसारत करता, उनके फ्लैट की बेल बजना शुरू हो गई थी। ये इतने गलत टाइम कौन आ गया था? मुस्तफ़ा ने कोफ्त से कहा था। जाकर देखें दरवाजे पर। जरताशा ने हंसते हुए कहा। मुस्तफ़ा ने उसको छोड़ा और जाकर दरवाज़ा खोला। दादा जान आप? मुस्तफ़ा की ये आवाज़ सुनकर जरताशा भी दरवाजे की तरफ भागी। अपने दरवाजे पर अपने सारे घर वालों को देखकर एक लम्हे को तो उसे यकीन ही नहीं आया। आए ना अंदर। मुस्तफ़ा ने खुशदिली से इन्हें अंदर बुलाया। सब चेहरे पर निदामत लिए अंदर आए। अम्मी जरताशा सबसे पहले अपनी माँ के और फिर कादे साहब के गले लगी। बेटा हमें माफ़ कर दो, हमने तुम दोनों को गलत समझा, दादा जान ने निदामत से कहा। अरे नहीं दादा जान, आप प्लीज़ ऐसा मत सोचें, मुस्तफ़ा ने उनके पास आते हुए कहा। मुस्तफ़ा ठीक कह रहे हैं, आप लोगों की जगह कोई भी होता तो वो यही करता, जरताशा ने सबको देखते हुए कहा। उसकी बात पर सब मुस्कुराए। जरताशा, मुस्तफ़ा भाई, मोमना की आवाज़ पर दोनों उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। उनके सामने भी मोमना ने हाथ जोड़ लिए। माफ़ कर दें, वो बस इतना ही बोल सके। जरताशा ने मुस्तफ़ा की तरफ देखा और उसके इशारे पर मोमना को गले लगा लिया। जब हमने सबको माफ़ कर दिया तो तुम क्या सबसे अलग हो? मुस्तफ़ा ने प्यार से उसे देखते हुए कहा। उसके बाद सब लोगों ने वो दिन इन्हीं के फ्लैट में गुजारा और अगले दिन मुस्तफ़ा और जरताशा को लेकर वो वापसी पर निकल पड़े। बाबर बलोच की हवेली में आज फिर से वही रौनक थी। क्यों ना होती उनकी जरताशा जो वापस आ गई थी। जरताशा और मोमना में नोक-झोंक फिर से शुरू हो गई थी और अब इस नोक-झोंक में मुस्तफ़ा भी शामिल था। लेकिन हारिस मुसलसल मोमना को इग्नोर कर रहा था और ये बात तस्नीम बेगम ने बखूबी नोट की थी। हारिस, वो चारों खड़े खुशगपियों में मसरूफ़ थे कि तस्नीम बेगम ने हारिस को पुकारा। जी अम्मी। उनकी आवाज़ पर हारिस उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। एक मिनट मेरे कमरे में आकर मेरी बात सुनना ज़रा। वो कहते अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। हारिस भी उनके पीछे चल पड़ा। कमरे में पहुंचकर तस्नीम बेगम एक कुर्सी पर बैठ गई और हारिस को अपने सामने बैठने को कहा। हारिस चलता उनके सामने आकर बैठ गया और सवालिया नज़रों से इन्हें देखने लगा। बेटा, तुमने अभी तक मोमना को माफ़ नहीं किया? तस्नीम बेगम ने उसे देखते पूछा। इनकी बात पर हारिस ने सर झुका लिया। क्यों? ये ठीक है कि उसने गलती की और इतनी जल्दी माफ़ी के काबिल भी नहीं, लेकिन बेटा उसे अब अपनी गलती का एहसास है। इंसान अगर खुदा की भी नाफरमानी करे और उसे अपनी गलती का सिर्फ एहसास हो जाए तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। तो तुम कौन होते हो उसे माफ़ ना करने वाले? हारिस गौर से उनकी बातों को सुन रहा था। तस्नीम बेगम ने एक सांस ली और अपनी बात को जारी रखते हुए कहा। देखो बेटा, जरताशा अगर तुम्हारी किस्मत में होती तो कोई तुम दोनों को अलग नहीं कर सकता था, लेकिन वो तुम्हारे भाई की किस्मत में थी। अब मोमना के साथ अपने रिश्ते को किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लो। उसका गुनाह इतना बड़ा भी नहीं है। तस्नीम बेगम ने उसे समझाते हुए कहा और अपनी बात ख़त्म करके उसे सोचों में गुम पाया। जाओ और जाकर ऐसी ज़िंदगी जियो जो तुम दोनों का हक है। हारिस ने उलझी नज़रों से उनकी तरफ देखा था। तस्नीम बेगम ने मुस्कुराकर इस्बात में सर हिलाया। वो इन्हें मुस्कुराकर देखता उठा और कमरे से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जरताशा और मुस्तफ़ा भी अपने फ्लैट वापस चले गए थे। रात का वक्त था। जरताशा आंखें बंद किए गुजरे वक्त के बारे में सोच रही थी। मुस्तफ़ा उसके साथ अपनी साइड आकर बैठ गया था। सो गई हो? वो उसकी आंखें बंद देखकर पूछ बैठा। हाँ जी, उसने आंखें बंद किए जवाब दिया। मुस्तफ़ा उसकी बात पर मुस्कुराया और बेड से टिक लगाकर बैठ गया। जरताशा उठी और उसके कंधे पर सर रखते हुए बोली। मुस्तफ़ा, एक बात पूछूं? पूछो। आप शादी से पहले मुझे पसंद करते थे? जरताशा ने सामने देखते अपनी बात की। तुमसे किसने कहा? मुस्तफ़ा बात छुपाते बोला। पता चल जाता है मुस्तफ़ा, मुझे बहुत पहले ही लगा था, लेकिन जब से आपकी और मारिया की बात सुनी तो मुझे लगा मैं गलत हूँ। मुस्तफ़ा ने कंधे से पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया। मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करता था, लेकिन अपने भाई की वजह से चुप था। लेकिन अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए ही रखा था, मेरे लिए। ये कहते उसने जरताशा के माथे पर अपने प्यार की मोहर जब्त की थी। जरताशा ने मुस्कुराकर देखा और दोबारा उसके कंधे पर सर रख दिया।
मुस्तफ़ा ने उसे अपने हिसार में ले लिया था। हारिस ने अभी तक मोमना को माफ़ नहीं किया था, अलबत्ता अब उसका रवैया कुछ बेहतर हो गया था। उस दिन हारिस सोफे पर बैठी मोमना को नज़रअंदाज किए हुए था। मोमना से उसका नज़रअंदाज किया जाना बर्दाश्त न हुआ तो वो उठी और उसके साथ जाकर बैठ गई। हारिस मोमना के बुलाने पर हारिस उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। हारिस, मुझे पता है मेरा जुर्म माफ़ी के काबिल नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि तुम मुझे माफ़ कर दो, बस मुझे अपनी बीवी का दर्जा दे दो। मैं खुद से कभी कोई हक़ नहीं मांगूंगी, बस मुझे छोड़ना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मोमना ने मिन्नत करते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। माँ की बातों और कुछ मोमना के आंसुओं से उसका दिल नरम हो ही चुका था। उसने अपना दूसरा हाथ मोमना के हाथ पर रखा और अस्पात में सर हिलाया। 2 साल बाद। मुस्तफ़ा, संभालो अपने साहबजादे को, मुझे नाश्ता नहीं बनाने दे रहा ये मुझे। जरताशा ने अपने 1.5 साला बेटे अहद को बेड पर रखते हुए कहा। मैं नहीं संभाल रहा, मुझे ऑफिस जाना है, मुस्तफ़ा ने बहाना बनाते हुए कहा। मुस्तफ़ा, जरताशा ने उसे आंखें दिखाई थीं। अच्छा, उठाता हूँ, मुस्तफ़ा ने मासूम सा मुँह बनाकर कहा और अहद को उठा लिया। ओहो, तुम भी अपनी मम्मा की तरह इतना खाते हो, अभी से इतने भारी हो गए हो। मुस्तफ़ा ने ये कहकर जुबान दांतों के नीचे दबाई। बाहर जाती जरताशा ने मुड़कर उसे घूरा। अच्छा नहीं कहता, मुस्तफ़ा ने एक हाथ कान पकड़कर कहा। उसकी इस हरकत पर जरताशा मुस्कुरा दी। सरप्राइज! मोमना की आवाज़ पर दोनों ने चौंक कर उसे देखा। मोमना तुम बताए बगैर ही आ गई, जरताशा ने मोमना को मिलते हुए कहा। उसके पीछे सारे घर वाले भी थे। हारिस मुस्तफ़ा को आकर मिला। वो मोमना को अपनी बीवी तो मान चुका था, लेकिन उसे माफ़ नहीं किया था, क्योंकि कुछ गलतियों की माफ़ी नहीं हुआ करती। दादा जान ने मुस्तफ़ा और जरताशा दोनों के सर पर हाथ रखा। जरताशा ने तस्नीम बेगम के हाथ से मोमना की 1 साल की बेटी फरीहा को लिया। मोमना आहत को हाथ में लिए उसके पास आई। ये तो बिल्कुल मुझ पर गया है, मोमना ने आहत को प्यार करते हुए कहा। और ये बिल्कुल मुझ पर, नाक तो बिल्कुल मेरे वाली है, जरताशा ने फरीहा का माथा चूमते हुए कहा। यह नया लॉजिक है, बच्चे खूबसूरत हो तो माँ पर गए हैं और खूबसूरत ना हो तो बाप पर। हारिस की इस बात पर सबका मुश्तरका कहका बुलंद हुआ।